हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार और रोमांटिक ड्रामा के बारे में, जिसकी कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि आपको 100% पसंद आने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एंशिएंट टाइम से, जहाँ वेबू नाम का लड़का रॉक्सी नाम की लड़की के पास आता है। वो उसे वहाँ से भाग चलने को कह रही होती है, लेकिन असल में ये एक सपना होता है जो कि गु रैंग देख रहा होता है। रैंग हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो गु कंपनी का सीईओ है। गु कंपनी मूर्तियां बनाने का काम करती है। ये सपना गु रैंग को अक्सर आया करता था। जैसे उसकी नींद खुलती है, उसके ग्रैंडफादर का असिस्टेंट शो ज़ेई वहाँ पर आता है और उसे रात में होने वाली सेरेमनी डिनर के बारे में बताता है। रैंग की बहन म्यू और असिस्टेंट शोज का इंतजार कर रहे होते हैं हॉल में। वहीं दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन योंगरू को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड हेक्सी के फ्लावर शॉप पे काम करती है और साथ ही वो एक टेम्पररी ड्राइवर भी है, जो कि अपने एक क्लाइंट को उसके ऑफिस में छोड़कर वापस आ रही होती है। ये तभी हेक्सी उसे कॉल करके एक आदमी से फ्लावर लेने को कहती है। साथ ही वो उसे उसका हुलिया बता रही होती है, जिसने ब्लैक सूट पहना है और उसके हाथ में फ्लावर है। योंगरू फिर उस आदमी से फ्लावर लेने के लिए साइकिल से निकल जाती है। रैंग की बहन म्यू उसे फ्लावर्स देती है। रैंग ने ब्लैक सूट पहना होता है और जैसे ही वो जा रहा होता है रेडी होकर, तो वो अपने घर के बाहर फ्लावर लेकर खड़ा होता है, जहाँ पे योंगरू को लगता है कि हेक्सी शायद रैंग की बात कर रही है, तो इसलिए वो उसे फ्लावर लेकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ रैंग को तो कुछ समझ नहीं आता, वो भी योंगरू की साइकिल के पीछे पीछे जाता है और उस पर बैठ जाता है। उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योंगरू उससे कहती है कि तुम यहाँ से उतर जाओ, और वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। दोनों में लड़ाई हो जाती है, साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और गिर जाती है। लेकिन यहाँ हमारा हीरो हीरोइन को बचा लेता है, जिनके पीछे म्यू और शो भी आ जाते हैं और सबसे पहले उन दोनों की फोटो ले रहे होते हैं। रैंग अपनी बहन और शो के साथ में सेरेमनी वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर किस्मत से योंगरू भी वहाँ पर होती है, क्योंकि उनके शॉप को ही वहाँ पे फूल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। सेरेमनी में रैंग एक बहुत पुराने टाइम के स्कल्पचर का उद्घाटन करता है, जिसके बाद वो एक मैगजीन की राइटर मिस लीन से मिलता है। वो उसे इंटरव्यू देने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा होता है, तो बाहर से योंगरू अपनी फ्रेंड हेक्सी के साथ में आ रही होती है। योंगरू एक पेंटिंग से टकरा जाती है और वो बस गिरने वाली होती है, लेकिन तभी रैंग उसे बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। जहाँ पर तभी रैंग का असिस्टेंट बॉबिन पहुंच जाता है। शो भी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन योंगरू तो रैंग से ही चोट की फीस मांगने लग जाती है। शो से कहता है कि क्या तुम जानती भी हो कि अगर इस आदमी ने तुम पर केस कर दिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा और तुम्हें बहुत सारे पैसे देने होंगे। ये सुनने के बाद तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि अभी तो मैं इतना कमाती ही नहीं हूँ, तो मैं फिर इतना सारा पैसा कैसे दे पाऊंगी। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि मेरी किसी के साथ में प्यार भरी मुलाकात पता नहीं कब और कैसे होगी। योंगरू की इस प्यार भरी मुलाकात वाली बात सुन के रैंग को अपने दादाजी की बात याद आ जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद योंगरू को उसके ग्रैंडफादर ने ही यहाँ पर भेजा है। जैसे ही रैंग वहाँ से जाने लग जाता है, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो योंगरू को देखता है। दरअसल योंगरू उनके यहाँ पर सालों रखी एक मूर्ति की तरह लग रही थी, जिसकी गु फैमिली सालों से सुरक्षा कर रही है, और योंगरू बिल्कुल वैसी ही दिखती है। रैंग फिर अपनी पर्सनल डॉक्टर लीन के पास जाता है और उन्हें योंगरू के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही वो कहता है कि जब ये लड़की किसी मुसीबत में होती है, तो मैं अपने आप उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शो ने भी ग्रैंडफादर को योंगरू के बारे में सब कुछ बता दिया था। साथ ही उन्होंने उसकी फोटो भी उन्हें दिखा दी थी, और ग्रैंडफादर को भी वो सेम उस मूर्ति की तरह ही लग रही थी। वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि योंगरू एक ड्राइवर है, तो वो तुरंत रैंग की असिस्टेंट यानी कि बॉबिन को बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में योंगरू अपनी फ्रेंड हेक्सी के साथ में शॉप पर होती है, जहाँ पर बॉबिन पहुंच जाता है और कहता है कि हमारी कंपनी आपको फूलों का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। बॉबिन के पास ड्राइवर रखने की कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद योंगरू कहती है कि मैं आपके लिए ड्राइवर का काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम ड्राइवर भी हूँ। लेकिन योंगरू ये नहीं जानती थी कि वो जिसके लिए ड्राइवर बनने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि रैंग ही है। वो उसकी गाड़ी में बैठकर वेट कर रही होती है, और जैसे ही रैंग ऑफिस से निकल कर बाहर आता है, वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद योंगरू से बताती है कि मुझे बॉबिन ने भेजा है और रात से मैं ही आपकी नई ड्राइवर हूँ, और वो रैंग को घर छोड़ देती है। जहाँ रास्ते में उसे बहुत सारी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ दिखती हैं, उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जैसे ही वो उसे घर छोड़कर वापस आती है, तो वो भूल जाती है कि उसने अपनी साइकिल रैंग की कार में छोड़ दी है, तो इसलिए वो वापस से गाड़ी की चाबी लेने के लिए उसके घर जाती है। जैसे वो उसके रूम में चाबी ले रही होती है, तो रैंग उसे देख लेता है और उसे लगता है कि शायद ये लड़की चोरी करने के लिए आई है।
और वो उससे चाबी छीन लेता है। योंगरू उसे समझाती भी है कि वो अपनी साइकिल उसकी गाड़ी से लेना चाहती है और इसलिए चाबी चाहिए, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। यहाँ योंगरू से लड़ने लग जाती है और चाबी छीनकर बस जा ही रही होती है कि गलती से रैंग के हाथों उसके बाल खुल जाते हैं, जो कि काफी प्यारा मोमेंट क्रिएट हो रहा था। जिसके बाद उसके बाल फटाक से बांध देता है। योंगरू वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दादाजी को देखते हैं जो कि योंगरू से मिलने आए थे और वो उसकी हेल्प मांगते हैं। जिसके बाद हम एक और कैरेक्टर वे से मिलते हैं। वे की भी मूर्ति बनाने की कंपनी है। वो रैंग का दुश्मन है। वे का असिस्टेंट आकर उसे कुछ फोटोज देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दादाजी को देखते हैं जो कि योंगरू के जैसे दिखने वाली पेंटिंग के सामने खड़े हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि गो फैमिली हमेशा आपकी सुरक्षा करेगी और अपना वादा जरूर निभाएगी। तो दोस्तों ये क्या राज है ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। फिर तो योंगरू दोबारा से अपने ड्राइवर वाले काम पे लग जाती है, लेकिन रैंग उसे एज अ ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस रास्ते पे योंगरू खड़ी होती है गाड़ी आकर उसे टक्कर मारने ही वाली थी, जिसे रैंग देख लेता है और अपनी गाड़ी आकर वो उसके सामने लगा देता है, जिससे कि दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। योंगरू का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वो रैंग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और वहाँ से चली जाती है। शो से बात करने पर रैंग को ये पता चलता है कि दादाजी ने योंगरू को उसका परमानेंट ड्राइवर बना दिया है और ये बात पूरी कंपनी को पता है। नेक्स्ट सीन में योंगरू सो रही होती है तो उसके पास गू कंपनी से कॉल आती है और उन्हें फूलों का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जिसके बाद योंगरू और हेक्सी गू कंपनी जाकर सारे पेड़ पौधों को चेंज करने लग जाते हैं। जैसे ही योंगरू रैंग के ऑफिस में जाकर वहाँ की प्लांट्स चेंज कर रही होती है तो उसे किसी की आवाज आती है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है तो गलती से वो रैंग को कपड़े बदलते हुए देख लेती है। जोर से चिल्लाती है। रैंग उसका मुंह बंद करता है और उसे चिल्लाने से रोकता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और ये बताओ कि दादाजी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। ये बात सुनते ही योंगरू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जब वो जा रही होती है तो रास्ते में उसे बॉबिन मिलता है और वो उसे फूलों का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए थैंक्स बोलती है। रैंग भी स्कल्पचर बनाने वाली जगह पर जाके कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो नहीं बना पाता। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। जहाँ पर तभी दादाजी आते हैं। योंगरू और रैंग के रिश्ते के बारे में से पूछने लग जाते हैं, लेकिन रैंग कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि योंगरू को आपने ही भेजा है, लेकिन दादाजी उसे समझाते हैं कि जब मैं योंगरू से पहली बार मिला था मैं तो उसे जानता भी नहीं था और मैंने उसे तुम्हारे पास नहीं भेजा। वहीं दूसरी तरफ हम योंगरू, हेक्सी और बॉबिन को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे थे। रैंग भी शो के साथ में गाड़ी में बैठकर उन्हें दूर से देख रहा होता है कि तभी शो रैंग को एक फोटो दिखाता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वही बॉबिन को भी कॉल आती है और वो भी अपना आधा खाना छोड़कर ही वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए। दरअसल हुआ ये है कि उस दिन जब सेरेमनी में योंगरू गिरने वाली थी रैंग ने उसे पकड़ लिया था, तो उनकी फोटो किसी ने खींचकर इंटरनेट पे डाल दी है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और सब योंगरू को रैंग की गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, जिससे कि वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद रैंग योंगरू से बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो बार बार उसका कॉल काट रही होती है। योंगरू के पास भी सबके मैसेज आने लग जाते हैं, सब उसे परेशान करने लग जाते हैं। तो इसलिए फाइनली वो फिर से रैंग को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है एक बार में, जहाँ पर रैंग उससे कहता है कि तुम अपनी ड्राइवर वाली जॉब वापस से ज्वाइन कर लो, जिससे कि लोगों को लगेगा कि तुम मेरी ड्राइवर हो और बहुत जल्दी सब इस फोटो के बारे में भूल जाएंगे। और बात करने के बाद वो योंगरू को कार की चाबी देकर बाहर जाने के लिए बोलता है और वो खुद भी बाहर निकल रहा होता है, लेकिन डांस कर रहे लोगों के बीच में फंस जाता है। तो इसलिए वो योंगरू को बुलाता है, योंगरू से निकाल कर ले जाती है, जहाँ पर सारे मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन योंगरू से निकाल कर ले जाती है कार में और उनकी फोटो एक बार फिर से वायरल हो जाती है। नेक्स्ट डे रैंग को पार्टी में जाना होता है, तो इसलिए वो सबसे पहले योंगरू को ड्रेस दिलवाता है और उसके बाद उसे अपने साथ पार्टी में भी ले जाता है, जहां वो सबके साथ योंगरू को एज अ ड्राइवर नहीं बल्कि एज अ असिस्टेंट मिलवाता है। जहां पर रैंग की बहन म्यू भी होती है और योंगरू को देखते ही वो उसे बोलने वाली होती है कि तुम तो बिल्कुल फेरी जैसी लगती हो, लेकिन तभी रैंग उसे रोक देता है। रैंग का दुश्मन वे भी वहाँ पर आता है और उसे वही फोटो देकर चला जाता है जो कि वे की असिस्टेंट ने उसे दी थी। सब लोग डांस कर रहे होते हैं और इसलिए रैंग योंगरू को भी डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है, तो वो जबरदस्ती ले जाता है उसे, जहाँ पर योंगरू को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें याद आने लग जाती हैं, जिससे कि उसे चक्कर आने लग जाते हैं, तो इसलिए वो बाहर चली जाती है। रैंग भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे मिस्टर एंड मिसेस वेंगे मिल जाते हैं, जिनसे वो बिजनेस के बारे में बात करने लग जाता है, तो इसलिए वो बॉबिन को योंगरू के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेज देता है। मिस्टर वैंग गू कंपनी को अपने गार्डन के लिए स्कल्पचर की डील करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ बॉबिन और योंगरू वो साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद बॉबिन उसे घर छोड़ देता है। रैंग योंगरू के कंधे पे हाथ रखता है, वो डर जाती है और पीछे मुड़कर उस पे हमला करने वाली होती है, जिससे कि हील फंस जाती है और वो डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। लेकिन यहाँ हमारा हीरो उसे दोबारा से बचा लेता है, बट उसकी नाक से खून आ रहा था तो वह घर जाकर साफ करने लगती है। जिसके बाद रैंग खाना मंगाता है और कहता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा। लेकिन उसको क्या पता हमारे हीरोइन तो पहले से ही ठूस कर बैठी है बॉबिन के साथ में। योंगरू भी रैंग को कुछ नहीं बताती और वो उसके साथ भी खाना खा लेती है। देख रहे हो दोस्तों हमारी हीरोइन कितनी ज्यादा भुक्कड़ है। रैंग योंगरू के घर से बाहर आ जाता है और उसके घर की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके बहुत पुराने पुरखों से चली आ रही उनके पुरखों ने बनाई हुई योंगरू के पिछले जन्म की मूर्ति दिखाई दी, जिसे देखकर रैंग ने कहा था कि वो उसकी जैसी ही मूर्ति बनाएगा। लेकिन उसके बाद वो फोटो देखता है जो कि वे ने उसे दी थी और अचानक से उसे अपनी एक्सीडेंट की याद आ जाती है, जिसके बाद से वो आज तक कभी मूर्ति नहीं बना पाया और उसके हाथ कांपते हैं। रैंग अपनी सारी परेशानी अपनी पर्सनल डॉक्टर लिंग को बताता है और उससे कहता है कि शायद योंगरू मुझे ठीक कर सकती है। रैंग एक प्लान बनाता है और योंगरू को अपने साथ हाइकिंग पर लेकर जाता है। वो लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं जहाँ रैंग एक बहुत ही अजीब तरह का पत्थर ढूंढ रहा होता है। चलते चलते थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके पास कॉल आती है, वो फोन पे बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी योंगरू को वहाँ पर एक कीड़ा दिखता है। उसे उठाकर वो रैंग के हाथ में रख देती है। बेचारा हमारा हीरो डर जाता है और गिरने वाला होता है, लेकिन हमारे हीरोइन उसे बचा लेती है, जिसमें योंगरू को थोड़ी चोट तो लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि रैंग उसके सामने है और उसकी चोट पर पट्टी लगी हुई है। जहाँ रैंग कहता है कि यहाँ पे कोई और नहीं था तो इसलिए मैंने तुम्हारी पट्टी कर दी। जहाँ पर तभी उस घर की मालकिन आती है, उन दोनों को खाने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शो और हेक्सी को देखते हैं जो फ्लैट शॉप में काम कर रहे थे। रैंग की कॉल उनके पास आती है और जो कि अपने उस एक्सीडेंट के बारे में उसे बता देता है। साथ ही वो कहता है कि योंगरू भी मेरे साथ है और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद वो खाना खा रहे होते हैं, साथ में ही बियर पी रहे होते हैं और रैंग वहाँ पर ज्यादा बियर कर लेता है तो इसलिए वो टेबल पर ही सो जाता है। योंगरू ब्लैंकेट लेने के लिए अंदर रूम में जाती है और वहीं रैंग को सपना आता है कि वो योंगरू को हेयर पिन दे रहा है और साथ ही उसे वो किस कर रहा है और ये सपना उनके पुराने जन्म का होता है। जैसे ही रैंग उठकर रूम में जाता है, योंगरू को देखता है तो उसे अपने पुराने जन्म की याद आ जाती है और वो योंगरू को किस कर लेता है। यहाँ हमारे हीरो हीरोइन की पहली किस होती है। योंगरू रैंग को बेड पे धक्का देकर बाहर चली जाती है। सारी रात बेचारी हमारी हीरोइन बाहर ही गुजारती है, जिससे कि उसे काफी ठंड भी लग रही होती है। और जैसे ही सुबह रैंग आकर उसे बाहर रहने का कारण पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हें रात का कुछ भी नहीं याद है। तो रैंग बोलता है कि नहीं। जहाँ पर तभी आंटी ले आती है सूप और वो रैंग को योंगरू को पिलाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक छोटे से टाउन की तरफ जाते हैं जहाँ पे ब्रिक यानी कि ईंटें बनाई जा रही थी। वहाँ के लोगों से वो मिलजुल कर बात कर रहे होते हैं। वहाँ के लोग उन्हें अपने काम करने का तरीका बता रहे होते हैं जो कि रैंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसलिए वो उन्हें अपनी कंपनी के साथ में काम करने का ऑर्डर भी दे देता है। वहीं पर एक जगह मिट्टी को पैरों से मिक्स किया जा रहा था। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जहाँ पर बस हमारे हीरोइन स्लिप होकर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी रैंग उसे पकड़ लेता है। जहाँ योंगरू को लगता है कि वो फिर से रात की तरह उसे किस ना कर ले तो वो उसको धक्का मार देती है और वो मिट्टी में गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में योंगरू रैंग से कल रात के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं याद है। जब वो अपने बाथरूम में होता है तो उसे रात में की गई सारी हरकतें याद आने लग जाती हैं। योंगरू भी रैंग को ऑफिस ले जाने के लिए आ गई थी, जिसे देखकर वो फिर से उसके ख्यालों में खो जाता है कि वो उसे किस कर रहा है, लेकिन वो उसे उसके डे ड्रीम से बाहर निकाल देती है। रैंग फिर उसे अपने स्कल्पचर हॉल में लेकर जाता है, जिसे देखकर योंगरू बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो उससे कहती है कि मेरे सामने मुझे कुछ बना के दिखाओ, लेकिन तभी रैंग के हाथ कांपने लग जाते हैं। जहाँ वो योंगरू से कहता है कि क्या तुम कुछ बनाना चाहोगी, मैं तुम्हें कुछ सिखा देता हूँ। वो उसे हाथ पकड़ के सिखाने लग जाता है और यहाँ पर वही होता है जैसे कि रैंग ने सोचा था। जब वो योंगरू के साथ बना रहा होता है स्कल्पचर तो उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपता है, लेकिन ये सिचुएशन योंगरू के लिए थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, तो इसलिए वो फ्लावर शॉप जाने का बहाना बोलकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रैंग भी ये सारी बातें जाकर शो को बता देता है और वो उससे कहता है कि अगर योंगरू मुझे ठीक कर सकती है तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो सकूं। शो भी फिर उसे बहुत सारे आइडियाज दे रहा होता है और कहता है कि आपको हमेशा योंगरू को अपने आसपास ही रखना चाहिए। जहाँ पर तभी योंगरू आकर रैंग से नेक्स्ट डे की छुट्टी मांगकर चली जाती है। जिसके बाद वो बॉबिन से बात कर रही होती है चैट पर और बॉबिन उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है तो वो मान जाती है।
रैंक शो को कॉल करके योंगरू के नेक्स्ट डे का सारा शेड्यूल निकलवा लेता है। योंगरू और बॉबिन साथ में होते हैं, वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और ये बात भी शो रैंक को बता देता है। हेक्सी भी उनके साथ में होती है और वो योंगरू से रैंक के साथ वाली रात के बारे में पूछती है, लेकिन योंगरू से कहती है कि मुझे रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जैसा वो सोच रही है उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हेक्सी एक न्यूज़ पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि रैंक की बहन यानी कि म्यू और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रियलिटी में म्यू वे को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वे म्यू पर इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो रैंक का दुश्मन है। नेक्स्ट सीन में रैंक को दिखाया जाता है जो कि शो से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा आइडिया दो जिससे कि योंगरू मेरे ही घर पर आकर रहने लग जाए। वही हम योंगरू को देखते हैं जिसके पास रैंक की कॉल आती है, जहाँ वो कुछ नहीं कहता, बस लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। योंगरू बहुत ज्यादा डर जाती है, वो भागते हुए उसके घर पर जाती है और देखती है कि रैंक जमीन पर पड़ा हुआ है और उसे बहुत तेज बुखार है। योंगरू उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, लेकिन रैंक मना कर देता है। रैंक की देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि उसने अपने सारे नौकरों को 1 महीने की छुट्टी के लिए भेज दिया था, तो इसलिए योंगरू वहाँ रुक कर उसका पूरी रात ध्यान रखती है। नेक्स्ट डे जब रैंक सोकर उठता है तो उसका बुखार भी अब उतर चुका था और वो योंगरू को अपने 1 महीने के लिए असिस्टेंट बनने के लिए कहता है, जहाँ पहले योंगरू तो मना कर रही होती है, लेकिन जब उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ाने की बात करता है तो वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए चली जाती है। एंड गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ रैंक का ही प्लान था जो कि शो के साथ में उसने मिलकर बनाया था। शो के कहने पर उसने ठंडे पानी से नहा लिया था और अपने सारे नौकरों को 1 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया था। जहाँ पर तभी रैंक के पास मिस्टर वैंग का मैसेज आता है जो कि शाम को उसे मीटिंग के लिए बुलाते हैं। योंगरू भी रैंक के लिए दलिया बनाकर लेकर आई थी जो कि रैंक को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो उसे वैंग के पास में मीटिंग के लिए छोड़ देती है और रैंक के कहने पर अपना सारा सामान बांधने के लिए घर चली जाती है ताकि वो लेकर रैंक के घर वापस आ सके। वहीं दूसरी तरफ रैंक से मिलने के लिए मिस्टर वैंग की जगह उनकी वाइफ आई हुई होती है जो कि बहुत चालाकी के साथ में रैंक को कुछ नशीली दवाएं देकर बेहोश कर देती है। लेकिन नशे की हालत में भी गू ने वैंग की वाइफ का एक फोटो खींचकर शो को भेज दिया था, जिससे कि शो योंगरू को कॉल करता है और उससे रैंक की लोकेशन पूछता है और फटाक से वहां आने के लिए कहता है। दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर योंगरू भी वैंग की वाइफ को बेहोश कर देती है। शो रूम के बाहर ही होता है और वो देखता है कि वे और वेंगे तो दोनों रूम की तरफ ही आ रहे हैं। रैंक को बचाने के लिए वो वेंगे की वाइफ के कपड़े योंगरू को पहना देता है, जहाँ वो खुद वेंगे की वाइफ को लेकर बाथरूम में छुप गया था। योंगरू भी रैंक के साथ में बेड पर वहीं पर लेट जाती है। वेंगे वे के साथ में आता है, वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रैंक वेंगे की वाइफ के साथ में है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि रैंक के साथ में उसकी वाइफ नहीं बल्कि योंगरू है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है, सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद योंगरू शो रैंक को घर छोड़कर फिर वो अपने घर चली जाती है और नेक्स्ट डे जब वो सुबह आती है अपना सूटकेस लेकर तो रैंक वहीं पर खड़ा हुआ होता है, वो भी योंगरू को ही वेट कर रहा था। लेकिन योंगरू को पता नहीं चलता और वो गलती से अपना सूटकेस रैंक के पैर पे रख देती है, जिससे कि उसे चोट लग जाती है और वो बेचारा वहीं सोफे पे बैठ जाता है। योंगरू रैंक के साथ उसके घर में रहने के लिए कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि रैंक उसका खाना नहीं खाएगा, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके पर्सनल टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा और साथ ही उसे 3 गुना सैलरी भी देगा। रैंक भी वहाँ पर अपनी कुछ शर्तें रखते हुए कहता है कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तो योंगरू को अपने पर्सनल टाइम में भी उसके पास आना पड़ेगा, जिसका वो उसे ओवर टाइम भी देगा और वो बाहर का खाना नहीं खाएगी। ये बोलकर वो अपने दादाजी से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर दादाजी रैंक से रात में हुई वेंगे और उसकी वाइफ के साथ में उस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि वे ने ही करवाया है। म्यू भी वहाँ पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है और कहती है कि वे ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए भी जाती है और वहाँ से पूछती है और फाइनली उसे पता चल जाता है। वे कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही करवाया है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और तुम भी मुझसे दूर रहो। सीन शिफ्ट होता है, योंगरू और रैंक को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं और गलती से योंगरू का बाउल नीचे गिर जाता है, जिसको उठाने के चक्कर में उसके हाथों से रैंक की शर्ट के सारे बटन खुल जाते हैं। रैंक उस पर चिल्लाता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है तो दोबारा से वो योंगरू के रूम में जाता है, जहाँ वो उसकी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है जो कि योंगरू ने शर्त रखते टाइम की थी। नेक्स्ट डे जब योंगरू वर्कआउट कर रही होती है तो उसे रैंक की आंख खुल जाती है। वो उठकर बाहर आता है तो उसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। योंगरू कहती है कि मेरा पर्सनल टाइम है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकती हो, जिसकी बात वो उसे रिकॉर्डिंग भी सुनाती है, जिसे सुनकर तो रैंक हक्का बक्का ही रह जाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग तो उसने रात में ही डिलीट कर दी थी। जहाँ पर ये पता चलता है कि योंगरू ने उस रिकॉर्डिंग की ऑलरेडी 2-3 कॉपियां बनाकर रखी हैं क्योंकि वो जानती है कि
रैंग चुप बैठने वाला नहीं है और इसलिए वो कभी न कभी रिकॉर्डिंग डिलीट कर ही देगा। रैंग उसे फोन छीनने की कोशिश करता है लेकिन योंगरू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं आज तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। जिसके बाद योंगरू हेक्सी के साथ में होती है और योंगरू से मिलने के लिए उसका भाई युवान पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रैंग बॉबिन के साथ में होता है। वो उसे योंगरू के बारे में पूछता है तो बॉबिन उसे बताता है कि वो अपने फ्लावर शॉप पे होगी, जहाँ पर अचानक से रैंग को कुछ याद आता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई हेल्प के लिए बुला रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम योंगरू को उसके भाई के साथ में देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। हेक्सी और योंगरू दोनों ही युवान को फूलों से सजा देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो। रैंग भी यहाँ पर सब कुछ पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। जिसके बाद वो शो को योंगरू का पीछा करने के लिए कहता है और उस पर नजर रखने के लिए कहता है। रैंग अपने डॉक्टर को सपने के बारे में बता रहा होता है, जिसमें योंगरू से हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। डॉक्टर लीन उसे योंगरू को अपने पास रखने की सलाह देती है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू अपने भाई युआन और हेक्सी के साथ में फोटो शूट करवा रही होती है। जैसे उनका काम खत्म होता है दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी योंगरू को शक हो जाता है कि कोई उसकी और उसके भाई की फोटो क्लिक कर रहा है। सड़क पर इधर उधर देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो इस बारे में अपने भाई को बताती है, लेकिन उसे तो ये सब कुछ मजाक ही लग रहा था। नेक्स्ट सीन में घर से बाहर आने के बाद भी योंगरू को यही लगता है कि कोई उसकी फोटो खींच रहा है। वो अपने शातिर दिमाग का यूज करके दोनों आदमियों को पकड़ लेती है और उनसे पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि रैंग ही करवा रहा है। रैंग को कॉल करके वो उसे ऑफिस में रुकने के लिए ही कहती है। जहाँ पहुंचकर वो उससे इन सब का कारण पूछती है तो वो उसे बताने से मना कर देता है। योंगरू उससे फोन लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन भी उसे नहीं दे रहा था। जहाँ डिसबैलेंस होने की वजह से वो उसी के ऊपर गिर जाती है और दोनों के बीच में किस हो जाती है। बॉबिन भी ये सब कुछ दरवाजे से खड़े होकर देख रहा था। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। योंगरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो इसलिए अपनी फ्रेंड हेक्सी को कॉल करके अपने दोस्त का नाम लेकर सारी बातें उसे बताती है। साथ ही उसे पूछती है कि अगर उसने अपने बॉस को किस कर लिया है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। सब कुछ सुनने के बाद हेक्सी उसे बताती है कि इसका तो यही मतलब हुआ कि बॉस उस लड़की को पसंद करता है। नेक्स्ट डे योंगरू बाथरूम में नहा रही होती है। वो कुछ सोच रही थी कि अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है, बाथरूम में वहीं पर गिर जाती है, जिससे कि उसकी गर्दन में चोट लग जाती है। रैंग फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां योंगरू उससे कहती है कि क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ, लेकिन रैंग उसे मना कर देता है। साथ ही वो उससे ये भी पूछ लेती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, जिसका रैंग कोई भी जवाब नहीं देता और डॉक्टर का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में योंगरू ब्रश कर रही होती है और उसके बाल खुले होते हैं, जिससे कि उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। जहाँ पर हीरो आता है और उसके बालों को बांध देता है। रैंग ने योंगरू के लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया था, इसलिए वो उसे वहाँ बुलाने के लिए आया था, जो कि योंगरू को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जब वो बर्तन धो रहा होता है तो योंगरू आकर उसकी काफी तारीफ करते हुए उससे कहती है कि तुम्हें अब ऑफिस जाना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। रैंग को तो याद ही नहीं था कि उसे ऑफिस भी जाना है। वो तो योंगरू के ख्यालों में ही खो गया था और इसलिए सब कुछ भूल गया था। वो उसे घर पर आराम करने का बोलकर ऑफिस चला जाता है, जहाँ मीयू उसे कॉल करती है और कुछ देखने के लिए कहती है। साथ ही योंगरू के बारे में उससे पूछती है। रैंग भी उससे कहता है कि वो योंगरू से प्यार नहीं करता है, ये कह के फोन काट देता है। साथ ही योंगरू के लिए लंच भी भिजवा देता है। जहाँ पर तभी बॉबिन आता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर चला जाता है। रैंग ने योंगरू को घर में ही रहने के लिए कहा था, लेकिन वो कहती है कि वो अब ठीक हो चुकी है और वो अपना काम करना चाहती है, लेकिन फिर भी रैंग उसे मना कर देता है। योंगरू उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसके जाते ही वो हेक्सी से मिलने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो हेक्सी से कहती है कि रैंग उसे घर से निकलने ही नहीं देता और जब मैंने उसे पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। हेक्सी भी उसकी बातों को सुन के हंसने लग जाती है और बताती है कि अगर वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और दूसरों से अपनी बराबरी करता है तो इसका साफ मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है। रैंग कंपनी की एक मीटिंग में था, उसे योंगरू की बहुत चिंता हो रही थी। उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो शॉप पर थी। फोन का जवाब ना देने की वजह से वो सीधा उसी शॉप पर पहुंच जाता है और उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है, जहाँ वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर के कंफर्म करने के बाद कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, वो उसे काम पर आने की इजाजत दे देता है। नेक्स्ट डे रैंग योंगरू को ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ बॉबिन अपना सामान पैक कर रहा था और वो उसे कहता है कि अब से तुम्हारी जगह पर योंगरू मेरा सारा काम संभालेगी।
योंगरू काम कर रही होती है कि तभी उसके पास बॉबिन का मैसेज आता है, जो कि आज रात उसे खाने के लिए पूछ रहा था और वो भी हाँ कर देती है। बेचारी हमारी हीरोइन काम करते करते इतना ज्यादा थक गई थी कि वहीं पर सो जाती है, जहाँ पर रैंग आकर उसके पास बैठता ही, लेकिन तभी वो उठ जाती है और उससे खाने के लिए जाने के लिए पूछती है। रैंग उसे जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया था, लेकिन वो नहीं सुनती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो बॉबिन के साथ में खाना खा रही होती है तो रैंग पहुंचकर बोलता है कि जल्दी जल्दी खाओ क्योंकि तुमने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन वो तो उसे इग्नोर ही मार रही होती है और उसे चैलेंज करती है कि बॉबिन आपसे बहुत ही अच्छा है जो कि सब कुछ खा लेता है। जहाँ चैलेंज में वो उसे कहती है कि जो भी मैं तुम्हें खाने को दूंगी वो तुम्हें खाना पड़ेगा। जिसके बाद वो दूर जाकर हेक्सी को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है। हेक्सी भी उसे समझाती हुई कहती है कि अगर उसके पास होते हुए तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लग जाता है और तुम्हें पसीना आने लग जाता है, इसका मतलब है कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। योंगरू को उसकी बातें बहुत ही अजीब लगती हैं। वो फोन काट देती है और वापस आ जाती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर वापस आती है रैंग वहाँ से जा चुका था। वापस ऑफिस आकर वो रैंग को चेक करती है, लेकिन वो तो वहाँ पर था ही नहीं, तो इसलिए शो को कॉल करके उसके बारे में पूछती है। शो उसे बताता है कि वो अपने स्कल्पचर ऑफिस में हो सकता है। जैसे ही योंगरू जाती है वो देखती है कि रैंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और वो कोने में बैठा हुआ होता है। वो उसे घर लेकर जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम जानती हो क्या, मूर्तियाँ बनाना मेरा काम ही नहीं बल्कि मेरा पैशन हुआ करता था, लेकिन उस एक्सीडेंट ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं अब कुछ भी नहीं बना सकता। योंगरू से वहाँ से उठा के घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी जमीन पर गिर जाती है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो दादाजी से मिलने जाती है और रैंग के हाथ के बारे में पूछती हैं, जहाँ वो सब कुछ उसे बताते हुए कहते हैं कि 5 साल पहले रैंग को एक अवार्ड मिला था, जिसे लेकर वो जब घर जा रहा था तो उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी और उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिसके बाद से वो अब कभी भी मूर्ति नहीं बना सकता और डॉक्टर ने कहा है कि इसमें काफी टाइम भी लग सकता है। दादाजी उसे पूछते हैं कि वो ये सब कुछ उनसे क्यों पूछ रही है, तो वो बताती है कि वो बस रैंग की हेल्प करना चाहती है। जहाँ से सीधा योंगरू रैंग के ऑफिस आ जाती है। फिर ऑफिस में आने के बाद योंगरू को पता चलता है कि रैंग मिस्टर वैंग के ईयू गार्डन के प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने की सोच रहा है। ये सारी बातें वो बाहर खड़ी होकर ही सुन रही थी। रैंग और शो चाय पी रहे होते हैं, जहाँ योंगरू रैंग को लंच के लिए बुलाती है और शो उसे ये समझाकर वहाँ से भेजता है कि लड़के को गिफ्ट बहुत ही पसंद होते हैं, तो आपको उसे कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देना चाहिए। लंच पे ले जाने के बाद योंगरू रैंग से कहती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ गिफ्ट दें। योंगरू के बोलने की ही देर थी कि हीरो उसे मॉल में ले जाता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए और वो वहाँ से उसे उसके स्कल्पचर ऑफिस में ले जाती है। साथ ही वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से मेरे लिए कोई स्कल्पचर बनाएं। जहाँ रैंग को भी पता चल जाता है कि योंगरू उसके हाथ के बारे में सब कुछ जानती है, तो वो उससे पूछता है कि उसे सब कैसे पता। जहाँ योंगरू भी कल रात में हुई सारी बातें उसे फिर बता भी देती है। रैंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन योंगरू से मोटिवेट करते हुए कहती है कि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो तुम मेरी हमेशा हेल्प करते हो जैसे कि कोई हीरो हो, तो इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और ईयू गार्डन का प्रोजेक्ट लेकर उस पर काम करना चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम्हारा हाथ बहुत ही जल्द काम करने लगेगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लग जाती है। रैंग भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़कर अपने गले ही लगा लेता है। साथ ही कहता है वो दोबारा से स्कल्पचर जरूर बनाएगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ और मेरे पास ही रहना। जहाँ पर अचानक से हीरोइन को तो पसीने ही आने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में रैंग अपना काम कर रहा होता है, जहाँ पर शो उससे आकर मिस्टर वैंग के प्रोजेक्ट को हाँ करने का राज पूछता है, तो वो बताता है कि ये सब कुछ वो योंगरू की वजह से ही कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी झल्ली हीरोइन भी हेक्सी को बताती है कि आज रैंग ने उसे गले लगाए और हमेशा उसे अपने साथ रहने के लिए बोला। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर वे को देखते हैं, जो अपनी मॉम से मिलने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि मिस्टर वैंगे का ईयू प्रोजेक्ट रैंग को जो मिल गया था और मिस्टर वे की कंपनी को नहीं मिला था। वे की मॉम ने बचपन से ही वे को यही समझाया कि उसे हमेशा रैंग से आगे ही रहना है और उसे हर चीज में हराना है, जिसके लिए वे की मॉम ने उसे बचपन में बहुत ज्यादा मारा भी है। माँ की बातें सुनकर वे काफी परेशान हो जाता है और अपने स्कल्पचर रूम में चुपचाप पहुँच जाता है, जहाँ वो रैंग की फोटो देखता है और उसे याद आता है कुछ साल पहले रैंग को बेस्ट स्कल्पचर का अवार्ड मिला था। जहाँ पर तभी उसका असिस्टेंट पहुँच जाता है और उसे बताता है कि रैंग ईयू गार्डन का प्रोजेक्ट कब साइन करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम योंगरू को देखते हैं, जो कि रैंग का वेट कर रही थी। रैंग उसके पास आता है, जब वो उससे कहती है कि तुम्हारी टाई ठीक नहीं है और उसे ठीक करने लग जाती है। रैंग के पास आते ही हीरोइन का दिल बहुत जोरों से धड़कने लग जाता है और वो दूर हट जाती है।
रैंग उससे कहता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है। वो उसे हटाने के लिए जाता है। जैसे ही वो उसके करीब आता है उसे किस करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर म्यू और शो पहुँच जाते हैं। म्यू उन दोनों को छेड़ने लग जाती है और योंगरू को ये बोलकर वहाँ से ले जाती है कि तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है तो मैं तुम्हें टचअप कर देती हूँ। रैंग भी शो के साथ यू गार्डन के प्रोजेक्ट के लिए निकल जाता है। योंगरू और म्यू भी जब जा रहे होते हैं तो म्यू को कोई किडनैप करके लेके जाने लग जाता है। योंगरू से बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसे भी उठाकर ले जाते हैं। रैंग और शो यू कंपनी में होते हैं जहाँ मिस्टर वे उसके पास आकर कहता है कि वो सबको बता देगा कि रैंग का हाथ खराब हो चुका है और वो अब कभी भी स्कल्पचर नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ हीरोइन को होश आता है। वो कार में होती है जहाँ वो चुपचाप रैंग को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। रैंग भी फटाफट से घर जाकर गाड़ी का कैमरा चेक करता है जिसमें योंगरू और म्यू की किडनैपिंग का सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। जहाँ पर तभी उसे कॉल आती है जो उसे धमकी देते हुए कह रहा होता है कि अगर तुमने यू गार्डन प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बहन म्यू की गलत तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगी। रैंग शो को वो रिकॉर्डिंग देकर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू को होश आ जाता है। वो म्यू को उठाती है जहाँ पर कैमरा उन पर नजर रखे हुए था। रैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा वे के पास जाकर उसे मारते हुए पूछता है कि उसकी बहन म्यू और योंगरू कहाँ है, लेकिन वे कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता और ये सब कुछ उसने नहीं किया है। जहाँ पर तभी उसके पास शो की कॉल आती है और वो उसे एक लोकेशन पे बुलाता है। वे भी उसके साथ में चलने की जिद करने लग जाता है और उसके साथ चला जाता है। योंगरू और म्यू को लोग खाना देकर वहाँ से चले जाते हैं। योंगरू से पूछती है कि क्या आपकी किडनैपिंग पे आपको किसी पर शक है क्या। म्यू वहाँ की आसपास की चीजों को नोटिस करती है जहाँ पर उसे एक छोटी सी ईगल की मूर्ति दिखती है और उसे याद आ जाता है कि ये मूर्ति किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर वे ने बनाया है, लेकिन ये बात वो योंगरू को नहीं बताती। म्यू तो मस्त होकर खाना खा रही थी और योंगरू को भी कहती कि तुम भी चिंता मत करो क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा भाई यहाँ पर जल्दी आ जाएगा और हम दोनों को ही बचा लेगा। रैंग और मिस्टर वे भी उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ से निकल गए थे, जहाँ पर रास्ते में रैंग को अचानक से अपने पास लाइव विजन आने लग जाते हैं। योंगरू के कहने पर म्यू भी पेट में दर्द होने का नाटक करने लग जाती है। जैसे वहाँ लोग उसे देखने के लिए आते हैं योंगरू उन्हें पीटने लग जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन म्यू उसमें पकड़ी जाती है जो कि योंगरू को वहाँ से भगा देती है। भागते हुए योंगरू रैंग की गाड़ी के सामने आ जाती है जहाँ पर रैंग उसे गले लगाता है और वे म्यू के पास पहुँच जाता है। जिस जगह पर उन्हें रखा हुआ था वो कुछ और नहीं बल्कि वे फैमिली का स्कल्पचर रूम था जिसे मिस्टर वे पहचान लेता है। वे को देखकर म्यू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। रैंग भी योंगरू को घर ले जाता है। उसके पैर में चोट लग गई थी इसलिए वो उसे अपनी गोद में उठाकर रूम तक ले गया था। वे अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने ही करवाया था ताकि रैंग यू गार्डन प्रोजेक्ट छोड़ दे और वो वे को मिल जाए। वे अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा होते हुए उन्हें बोलता है कि तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए और वहाँ से बाहर आकर वो रैंग को कॉल करता है और कहता है वे कंपनी को यू प्रोजेक्ट नहीं चाहिए तो वो अब तुम्हारा हुआ। योंगरू ने उन दोनों की बातें सुन ली थी और इसलिए वो रैंग को यू कंपनी ले जाती है जहाँ पर रैंग उन्हें प्रोजेक्ट देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद योंगरू रैंग को कंपनी वापस छोड़कर दोबारा से यू कंपनी आती है और वहाँ वो वेंगे से दोबारा मिलती है और उन्हें सब कुछ बता देती है कि रैंग ये प्रोजेक्ट साइन क्यों नहीं कर पाया और उसकी क्या मजबूरी थी और इसलिए वेंगे भी उन्हें दोबारा से वो प्रोजेक्ट देने के लिए मान जाते हैं। ये बात जाकर वो रैंग को बताती है। रैंग भी उसे मोबाइल गिफ्ट करता है और ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही दोनों लोग नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट साइन करने के लिए जाते हैं वहाँ के बॉस को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि असल में बॉबिन होता है। रैंग बॉबिन के साथ में प्रोजेक्ट साइन करता है और उसके बारे में किसी को कुछ ना बताने का वादा भी करता है। योंगरू रैंग और हेक्सी के साथ में सी फूड खा रही होती है जहाँ हेक्सी रैंग को बता देती है कि वो और योंगरू 2-3 दिन की छुट्टी लेकर योंगरू के डैड से मिलने जा रहे हैं। रैंग भी उनके साथ चलने के लिए कहता है लेकिन योंगरू मना करते हुए कहती है कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं इसकी वजह से उसके डैड रैंग से नाराज हैं। योंगरू के जाने के बाद रैंग का दिल नहीं लग रहा था इसलिए वो शो के साथ योंगरू के घर के लिए निकल पड़ता है। योंगरू अपने घर पर ही होती है जहाँ पे बॉबिन अचानक से टपक पड़ता है जो कि उसे बताता है कि पास में ही उसका रिजॉर्ट बन रहा है इसलिए वो उससे मिलने चला आया। जहाँ पर तभी रैंग भी पहुँच जाता है। बॉबिन दरवाजा खोलता है। योंगरू से आने का कारण पूछती है। वो कहता है कि मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। योंगरू बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि रैंग उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था। जहाँ पर तभी पापा पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों के साथ में वहीं बैठ जाते हैं जो कि बॉबिन से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे लेकिन रैंग से बहुत रूडली बात कर रहे थे। डैड की बॉबिन से कुछ ज्यादा ही पट रही होती है और ये देखकर तो रैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बेचारा बाहर जाकर बैठ जाता है। जहाँ पर तभी योंगरू आ जाती है और डैड की हरकतों के लिए वो रैंग से माफी भी मांगती है।
जिसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं और उसके बाद सब वाइन पीने की बात करते हैं, लेकिन योंगरू कहती है कि ये लोग नहीं पी सकते क्योंकि इनको वापस भी जाना है। लेकिन डैड कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो आज रात में यहीं पे रुक सकते हैं, बट उनके घर में इतनी जगह नहीं थी। तो बॉबिन कहता है कि पास में ही मेरा रिजॉर्ट है, वहाँ जाकर हम अच्छे से रह सकते हैं और हम सब लोग वहाँ पर काफी मजे भी कर लेंगे। सब लोग रिजॉर्ट पहुँच जाते हैं। योंगरू और हेक्सी अपने स्विम सूट देखने लग जाती हैं। जो स्विम सूट योंगरू पहन रही होती है वो रैंक को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे पहनने के लिए मना कर देता है। बीच पर पहुंचने के बाद सब लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, जहां रैंक पहले ही योंगरू को अपनी टीम में कर लेता है। ये बात बॉबिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हेक्सी भी गेम की रेफरी बन जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद योंगरू और शो भी खेलना बंद कर देते हैं। लेकिन रैंक और बॉबिन तो आपस में खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये कंपटीशन तो उनके बीच ही चल रहा है और वो भी योंगरू को लेकर। वेल तो हेक्सी और शो पानी में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहीं रुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो हीरोइन पानी के किनारे चल रहे होते हैं, जहाँ योंगरू को एक शंख देखती है और वो उसे उठाकर रैंक को देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, जब तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लगे तो इससे सुन लेना। जहाँ पर तभी शो भागता हुआ आता है और कहता है कि हेक्सी को कुछ हो गया, लेकिन असल में तो हेक्सी बेहोश होने का नाटक कर रही होती है, जिससे कि वो शो से जीत जाए और फिर वो उसे डेट पर लेकर जाएगा। योंगरू डैड के पास आ जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। नशे में वो रैंक को बॉबिन समझकर योंगरू का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहते हैं कि इसका ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जिसे जाने से पहले हेक्सी ने अपनी फूलों की शॉप का ध्यान रखने के लिए कहा था। उसके पास कॉल आती है। जिस कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया था वो उसने पास कर लिया था और नेक्स्ट डे से ही उसे ज्वाइन करना था। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर सब बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ रैंक सो रहा होता है। योंगरू उसे उठाने के लिए आती है, लेकिन सपने में वो रॉक्सी का नाम ले रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि योंगरू का ही पिछला जन्म था। ये सुनकर तो भाई हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद रैंक की कोई गर्लफ्रेंड है और इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे वहीं छोड़कर सबको बीच पर चलने के लिए कहती है। शो आकर रैंक को उठाते हुए पूछता है कि योंगरू इतने ज्यादा गुस्से में यहाँ से क्यों गई, लेकिन हमारे हीरो को तो कुछ याद ही नहीं था क्योंकि वो तो सो रहा था। बीच पर पहुंचने के बाद योंगरू तो हीरो को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि वो तो रैंक को जानती ही नहीं है। बॉबिन फिर सबसे ड्राइविंग और फिशिंग के लिए पूछता है, जिसमें शो, हेक्सी और रैंक ड्राइविंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन योंगरू तो हीरो से नाराज थी तो इसलिए वो फिशिंग के लिए वहीं रुक जाती है। रैंक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि योंगरू उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। योंगरू बेचारी बहुत ज्यादा उदास होती है। वो साइड में बैठी हुई होती है, जहाँ पर बॉबिन उससे पूछता है कि वो इतनी सैड क्यों है। योंगरू बॉबिन से रैंक के बारे में पूछती है कि क्या रॉक्सी नाम की उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ बॉबिन फिर उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर दादाजी ने फेरी पेंटिंग के बारे में बताया हुआ था कि कैसे उन्हें वो स्टैचू मिला। दरअसल हुआ ये था कि बहुत साल पहले उनके बड़े बेटे ने वो पेंटिंग ढूंढी थी, जिससे कि उन्होंने वो मूर्ति बनाई और उसको उन्होंने फ्लाइंग फेरी नाम दिया था। जहाँ पर तभी योंगरू को याद आ जाता है कि शो उसे हमेशा फेरी फेरी करके क्यों बुलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस फेरी से उसका कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर है। जिसके बाद योंगरू शो से पूछती है कि वो हमेशा उसे फेरी कहकर क्यों बुलाता है, लेकिन शो उससे कहता है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं और इसलिए मैं आपको ऐसे बुलाता हूँ। जिसके बाद वो सब वहाँ से वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर वे को देखते हैं, जो कि एक पुरानी जगह पर काफी उदास बैठा हुआ था। म्यू वहाँ पर आती है और उसे एक कैंडी देती है, जिसे देखकर मिस्टर वे को पुराने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पर म्यू को ये कहकर चले जाते हैं कि मुझसे दूर रहो और मेरे पास मत आओ। लास्ट सीन में हमने देखा था कि योंगरू को फेरी पेंटिंग के बारे में पता चल जाता है, तो इसलिए सच का पता लगाने के लिए वो सीधा म्यू के पास जाती है, जहाँ म्यू उससे ये कहते हुए मना कर देती है कि उस पेंटिंग को केवल गू फैमिली के मेंबर्स ही देख सकते हैं और तुम हमारी फैमिली की नहीं हो तो मुझे माफ करना। लेकिन जैसे ही योंगरू जा रही होती है, म्यू से रोकते हुए कहती है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मेरी जान तुमने बचाई है, तो इसलिए मैं तुम्हें उस पेंटिंग के पास ले चलती हूँ, क्योंकि ये मेरे थैंक्स कहने का तरीका है। और जब म्यू से वो स्टैचू दिखाती है तो यहाँ पे योंगरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो स्टैचू बिल्कुल दिखने में उसके जैसा था। जहाँ फिर म्यू से बताती है कि भाई ने सिर्फ और सिर्फ इस स्टैचू की वजह से स्कल्पचर बनाना सीखा था, लेकिन जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उनका हाथ तो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद से वो कभी स्कल्पचर नहीं बना पाए। और फिर उनकी लाइफ में तुम आई और तुम बिल्कुल इस पेंटिंग की तरह हो, और इसलिए उन्हें तुमसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, जिस वजह से वो दोबारा से पेंटिंग बनाने लग गए हैं। और हमने सोचा भी नहीं था कि गॉड भाई के लिए तुम्हें यहाँ पर भेज देंगे।
सब कुछ सच आने के बाद योंगरू काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि रैंग ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो ठीक हो सके, और इसलिए वो रैंग के घर जाकर अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती। लेकिन तभी रैंग पहुँच जाता है और उससे इन सब का कारण पूछता है, जहाँ वो कहती है कि उसे सब कुछ सच पता चल गया है कि वो फेरी की तरह दिखती है और इसलिए रैंग उसके साथ में है। लेकिन रैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यूज नहीं कर रहा हूँ। योंगरू उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से जाने लग जाती है। रैंग उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो नहीं रुकती है और वो भी फिर उसे उसके घर छोड़ देता है, जहाँ पर उसे उसका भाई युआन मिलता है। वो कहता है कि मेरा मैगजीन में सिलेक्शन हो गया है और कल मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है। योंगरू काफी सैड थी लेकिन स्टिल वो अपने भाई को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट युआन उस कंपनी को ज्वाइन करता है जहाँ पे उसे कुछ काम दिया जाता है और जिस लड़की ने उसे काम दिया था वो जाकर अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ में मिस लिन की काफी ज्यादा बुराई करने लग जाती है, क्योंकि जिस कंपनी में युआन काम करने के लिए आया था वो मिस लिन की थी। मिस लिन भी वहाँ पहुँच गई थी। उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें वहाँ से फायर करके निकाल देती है और ये सब कुछ युआन भी वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा था। वो जाता है और मिस लिन को कहता है कि जो लड़की मुझे काम देने वाली थी उसे तो आपने फायर करके निकाल दिया है, तो क्या अब आप मुझे काम देने वाली हैं? मिस लिन कहती है, अच्छा तो तुम वही लड़के हो जिसने न्यू ज्वाइनिंग की है और तुम अच्छे से जानते हो कि काम कैसे निकलवाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें जॉब पे रख लूंगी, लेकिन अभी जो कुछ भी है उसके बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। और युआन भी हाँ बोल देता है और मिस लिन का असिस्टेंट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैंग को दिखाया जाता है जो कि योंगरू को दिया हुआ वो शंख से सुन रहा होता है, क्योंकि योंगरू ने कहा था कि जब भी तुम सैड मोड में हो तो तुम इसको यूज कर लेना, तुम्हें अच्छा फील होगा। और वहाँ पे वो योंगरू के साथ बिताई हुई सारी यादों को याद कर रहा होता है, उसे काफी मिस कर रहा था। योंगरू भी रैंग को काफी मिस कर रही होती है, जहाँ पर हेक्सी उसके पास आकर कहती है तुमसे बाहर कोई मिलने आया है और वो कोई और नहीं बल्कि बॉबिन होता है। वो उसे कंपनी छोड़ने का रीजन पूछता है लेकिन योंगरू कुछ नहीं बताती। बॉबिन फिर उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है लेकिन योंगरू मना कर रही थी, लेकिन हेक्सी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। जैसी वो रेडी होके आती है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि बॉबिन की तो उसके ऊपर से आंखें नहीं हट रही थी और फाइनली वो अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे एक हेयर पिन देता है। लेकिन योंगरू कहती है कि वो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती, बट फिर भी बॉबिन उसके बालों में लगा देता है। योंगरू उसे मना करने वाली होती है लेकिन बॉबिन कहता है कि तुम थोड़ा वक्त ले लो फिर अपना आंसर बता देना। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं तो रैंग भी वहाँ पे मौजूद था, जो कि बॉबिन के साथ में योंगरू को देखता है और उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पार्टी में मिस लिन भी थी जो कि लोगों को वहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोल रही थी और वहीं रैंग भी बॉबिन के पास से योंगरू को अपने साथ में ले जाता है। मिस लिन भी उनके पीछे जाती है उसकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि वो भी रैंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, जिसके पीछे युआन भी चला जाता है। रैंग योंगरू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो, साथ ही मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता था ताकि मैं ठीक हो सकूँ, और हाँ मैं तुम्हारा उस टाइम पे यूज कर रहा था खुद को ठीक करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। योंगरू के एक शोल्डर पर एंजल आ जाता है जो उसे बोलता है कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन तभी वहीं दूसरे शोल्डर पर उसके डेविल आ जाता है जो कहता है कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर से तुम्हारा यूज करेगा। और योंगरू वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मिस लिन और युआन भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं और ये सुनने के बाद तो मिस लिन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो किसी और को प्यार करता है। जहाँ पर तभी युआन आकर उसे शांत कराने लग जाता है और वो कहती है कि जब भी मैं किसी एम्बैरेस मोमेंट में होती हूँ तो तुम हमेशा मेरे पास आ जाते हो। वहीं योंगरू पार्टी में वापस आती है जहाँ बॉबिन उसे अपने साथ में डांस करने के लिए कहता है, लेकिन तभी रैंग आकर उसे अपने साथ में ले जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। योंगरू को वहाँ पर चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसे फोबिया था डांस का और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि योंगरू अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम बहुत खूबसूरती से डांस कर रही थी, तभी उनके ऊपर कुछ गिर जाता है जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से योंगरू को डांस का फोबिया हो गया और उसने उसके बाद से कभी डांस नहीं किया। योंगरू हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। रैंग को बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि ये बस बेहोश हो गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। रैंग फिर तुरंत शो को कॉल करता है। वहीं हम शो को देखते हैं जो कि हेक्सी के साथ में बेड पर सोया हुआ होता है। वहाँ वो एक दूसरे को देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लोग आखिरकार यहाँ पर कैसे आए थे। दरअसल हुआ ये था कि रात में इन्होंने साथ में डिनर किया था, जिसके बाद इन्होंने बेट लगाई और बहुत ज्यादा अल्कोहल कर ली थी, जिसके बाद ये रूम में आकर साथ में ही सो गए थे। सब कुछ याद आने के बाद हेक्सी शो पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन शो कहता है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि रैंग ने हमें हॉस्पिटल बुलाया है। वो फटाफट से भागकर वहाँ जाते हैं जहाँ हेक्सी जाकर सीधा योंगरू से मिलती है और वहाँ पे रैंग उसे योंगरू के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसको हुआ क्या है।
हेक्सी पहले तो रैंग से बात नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब से रैंग ने योंगरू को छोड़ा था, योंगरू ने खाना नहीं खाया और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। लेकिन फाइनली वो रैंग के इंसिस्ट करने पर उसे बता देती है कि योंगरू को डांस फोबिया है और साथ ही वो उसकी मॉम के बारे में भी सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुम्हें उसे डांस के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। रैंग को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है और उसे पास्ट की कुछ मेमोरी याद आती है जहाँ पर योंगरू हमेशा उसे डांस के लिए मना कर रही होती है। जैसे ही फिर वो योंगरू के रूम में जाता है, देखता है वहाँ पर युआन था, लेकिन रैंग को तो पता नहीं था कि युआन उसका भाई है। युआन योंगरू का बहुत ध्यान रख रहा था तो इसलिए उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। योंगरू ने उसका हाथ भी पकड़ लिया था जिसे देखकर तो वही रैंग को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था। वो उससे कहता है कि फटाफट से यहाँ से निकल जाओ और उसे छोड़ दो। युआन भी उल्टा रैंग पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हमेशा मेरी बहन को दुखी ही रखते हो। जहाँ पर फाइनली योंगरू से बता देती है कि ये मेरा भाई है और तुम्हें इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही युआन को ये पता चलता है कि रैंग गू कंपनी का सीईओ है, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं मिस लिन की कंपनी में काम करता हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर एक एडिटर की जॉब करता हूँ। रैंग भी काफी खुश हो गया था और इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जब भी मेरा इंटरव्यू चाहिए हो तो मुझे बता देना। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डैड पहुंच जाते हैं और वो योंगरू को इस हालत में देख के बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, तुम बहुत ज्यादा थक जाती हो और इसलिए आज तुम हॉस्पिटल में हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें जैसे तैसे करके पाल ही लूंगा। योंगरू भी अपने डैड के साथ में अपने घर वापस आ गई थी जहाँ पर उसके डैड उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। योंगरू भी अपने भाई के फोन से रैंग को मैसेज करके बता देती है कि वो अपने डैड के घर में है, लेकिन रैंग को तो यही लग रहा था कि युआन उससे बात कर रहा है तो इसलिए वो उसे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बहन के आंसर का वेट कर रहा हूँ और ये बात उसे बता देना। योंगरू भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे रैंग डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें अपने योंगरू के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। जब डॉक्टर उसे बाहर छोड़ने के लिए आती है तो सामने ही वो योंगरू को देखते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि योंगरू की ही एक आंट है जो कि उसके काफी ज्यादा करीब है और उसकी मॉम की दोस्त भी हुआ करती थी। जहाँ योंगरू और रैंग पहले तो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। फिर रैंग डॉक्टर को बताते हुए कहता है कि डॉक्टर ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जिसके बाद डॉक्टर योंगरू को अपने ऑफिस में ले आती है और यहाँ पर योंगरू उनसे कहती है कि मुझे फिर से ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि मुझे डांस का फोबिया फिर से बढ़ रहा है। साथ ही वो रैंग के बारे में भी डॉक्टर से पूछती है और डॉक्टर बताती है कि हाँ, मैं उसकी पर्सनल डॉक्टर हूँ, मैं उसे बहुत टाइम से स्कैन कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ वो योंगरू की आंट भी थी तो इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन योंगरू कहती है वो बस मेरे बॉस थे और जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर आंट योंगरू को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं घर और वो जा रहे होते हैं तो बाहर ही रैंग उसका वेट कर रहा था तो इसलिए वो रैंग को भी अपने साथ में घर ले जाते हैं। जहाँ पे मिस लिन उन सबको वहाँ से जाते हुए देख लेती है, उसे उन पे शक होता है और फिर वो डॉक्टर के लैपटॉप में से रैंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है जिससे कि उसे रैंग के सच का पता चल जाता है कि वो अब काम नहीं कर सकता और कोई भी स्कल्पचर नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ घर पे डॉक्टर आंट उन सब के लिए टेस्टी खाना बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन योंगरू ने रोकते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हमारी वजह से परेशान हो और वैसे भी रैंग को बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है तो आज का सारा खाना यही बनाएगा और हमें भी यही खिलाएगा। रैंग भी मान जाता है, लेकिन जैसे ही खाना टेबल पर आता है वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि मछली आधी पकी हुई थी और खाना पूरा कच्चा था और इसलिए बेचारा रैंग दोबारा से खाना पकाने चला जाता है। जिसके बाद जब रैंग अकेला योंगरू के साथ में होता है तो वो उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मेरे साथ ही रहो। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर योंगरू बॉबिन से मिलने के लिए जाती है और उसे उसका हेयर पिन वापस करते हुए कहती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और इससे आगे हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता। बॉबिन को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही रहेगा और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर रैंग आ जाता है और वो योंगरू को अपने साथ में ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और इनका पिछला जन्म दिखाया जाता है जहाँ पर बॉबिन रॉक्सी के साथ में होता है। वो दोनों एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे को हेयर पिन देकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, जहाँ पर बॉबिन को भी कुछ याद आता है और वो फटाक से जाकर रॉक्सी के लिए हेयर पिन वापस लेकर आता है। तब तक वो रॉक्सी जा चुकी थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रैंग योंगरू से अपने प्यार का इजहार करते हुए कह रहा था कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो और तुम्हारे आने के बाद से ही मैं ठीक हो पाया हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। जिसके बाद वो अपना बनाया हुआ हेयर पिन उसे गिफ्ट करता है, जहाँ योंगरू हंसने लग जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम लड़कों को क्या हो गया है, सबके सब आजकल हेयर पिन से क्यों गिफ्ट कर रहे हो।
योंगरू भी अपने बाल बांधती है और रैंग को हेयर पिन लगाने के लिए कहती है। जैसे ही रैंग उसका जवाब उससे मांगता है तो योंगरू उसे किस कर लेती है। रैंग तो बहुत ज्यादा शर्मा गया था और वो कहती है कि तुमने मेरा बहुत एडवांटेज ले लिया और अब मेरी बारी है। साथ ही उसे ये भी बोल दिया कि अब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो अब से तुम मुझे मेरे घर छोड़ोगे, अब मैं तुम्हारी ड्राइवर बन बन के थक चुकी हूँ। रैंग भी उसे घर छोड़ देता है और जब वो जा रही होती है तो कहता है कि जब तक तुम मुझे किस नहीं दोगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। योंगरू भी उसे किस करने वाली होती है, लेकिन जहाँ पर तभी डैड भी आंट के साथ में आ जाते हैं। उन्हें शक ना हो इसलिए बहाना बनाकर रैंग का कोट साफ करने लग जाती है। आंट के पूछने पर कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है, बोलती है कि ये तो बस मेरे बॉस हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। जिसके बाद आंट भी कहती है कि आज ही मेरा नेफ्यू आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो तुम एक बार मेरे नेफ्यू से मिल लो। साथ ही उसकी फोटो भी दिखाने लग जाती है फोन में, लेकिन रैंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब कुछ देखकर और योंगरू सिचुएशन को संभालते हुए ये बोलकर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है कि मैं आपके नेफ्यू से बाद में मिल लूंगी। जिसके बाद रैंग को बनाते हुए ये प्रॉमिस भी कर दिया कि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो इसलिए मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी और ना ही कभी किसी के साथ डेट पर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जब रैंग ऑफिस में होता है तो शो से कहता है कि मेरे लिए कोई और ड्राइवर ढूंढ लो, जहाँ पे शो को तो यही लग रहा होता है कि शायद फेरी और बॉस के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन रैंग के ये कहने के बाद कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कब तक ड्राइवर बना कर रखूंगा, शो तो खुशी से पागल ही हो जाता है और बोलता है मैं तो जानता ही था कि आप दोनों बहुत ही जल्द एक हो जाएंगे। योंगरू का बर्थडे आने वाला था और रैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या गिफ्ट दे, जहाँ शो उसे ये सजेस्ट करता है कि आपको उसे लिपस्टिक देनी चाहिए और उसे शॉप पर ले जाता है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी बहुत से खरीदने के लिए कहता है। लेकिन रैंग कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खुद लो। जिसके बाद वो गिफ्ट लेके जाता है सीधा हेक्सी के पास। पहले तो हेक्सी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि ये हमारी कंपनी की तरफ से है तो इसलिए तुम्हें ये रखना ही होगा। हेक्सी भी कहती है कि मैं तो तुमसे कभी नाराज ही नहीं थी और हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू और रैंग वीडियो कॉलिंग पे बात करते हुए एक दूसरे को फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं, जहाँ पर तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसके लिप्स वैसे ही हो जाते हैं। तो वहाँ बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो अपनी लिप्स की एक्सरसाइज कर रही थी। नेक्स्ट डे योंगरू का मैसेज देखकर कि आज वो उससे नहीं मिलने आएगी, रैंग भागा भागा सीधा उसके घर जाता है, जहाँ देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उसका नाम टोयो था, जो कि डॉक्टर आंट का ग्रैंडसन है और इसकी देखभाल के लिए आज उन्होंने योंगरू को कहा है और इसलिए योंगरू रैंग के साथ में डेट पर नहीं जा पाई। वो बच्चा भी बहुत क्यूट था, उन दोनों को साथ में देखकर बोलता है कि क्या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आप लोग डेट पर जाना चाहते थे, जहाँ योंगरू तो ये बात छुपा रही थी, लेकिन रैंग कहता है कि हाँ हम जाना तो चाहते थे लेकिन तुम बीच में आ गए। टोयो भी बहुत ज्यादा शैतान था, कहता है कि नहीं नहीं मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा और अगर आप लोग डेट पर जा रहे हो तो प्लीज मुझे भी साथ में ले चलो, नहीं तो मैं भी यहाँ पर बोर हो जाऊंगा। जिसके बाद रैंग उन दोनों को पार्क में लेकर जाता है। सब बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं, लेकिन रैंग को तो झूले से बहुत ज्यादा डर लगता है और इसलिए उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और अपना डर छुपाते हुए बोलता है कि तुम्हें जितना झूला झूलना है तुम झूल सकते हो। लेकिन रैंग की खराब तबीयत को देखकर योंगरू समझ जाती है और कहती है कि पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वेटर तो उन्हें फैमिली पैक लेने के लिए ही बोल देती है। योंगरू बोलने ही वाली थी कि हम फैमिली नहीं है कि तभी टोयो उन दोनों को मम्मी पापा हमें क्या खाना चाहिए ये बताने लग जाता है। ये सुनने के बाद तो रैंग कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है कि बेटा तुम जो भी खाना चाहते हो तुम खा लो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों का इतना ज्यादा अच्छा टीम अप देखकर योंगरू तो सोच रही होती है कि ये लोग कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। घर जाते समय टोयो एक बार फिर से राइड लेने की जिद करने लग जाता है, जहाँ बेचारे रैंग को उसकी बात माननी पड़ जाती है। वो लोग झूला झूल रहे होते हैं कि रैंग को तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था, लेकिन तभी उसे शो की कही बात याद आती है कि अगर आपको डर लगे झूले पे तो आप अगर किस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और ये सोचने के बाद वो तुरंत ही योंगरू को किस कर लेता है। जिसके बाद वो योंगरू को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वहाँ पे रैंग बहुत खूबसूरत सा गाना गाता है उसके लिए। वो लोग केक कट करते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को घर छोड़कर जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो तुरंत उसे वहाँ पर मिस लिन की कॉल आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जहाँ पर मिस लिन रैंग को ब्लैकमेल करते हुए कह रही होती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हुए तो मैं सबको तुम्हारा राज बता दूंगी, जो कि मुझे पता चल चुका है। मिस लिन कहती है कि मैंने हमेशा हमारे साथ रहने का सपना देखा है और मैंने तुम्हें बहुत बार अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल ही भाव नहीं दिया। वो उससे कहती है कि तुम योंगरू को छोड़ दो और मुझे अपना लो। लेकिन रैंग कहता है ना तो मेरा प्यार बिकाऊ है और ना ही मेरी फीलिंग्स। मैं योंगरू से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। और रही बात आपकी रिजेक्शन की कि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिक्र मत कीजिए, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा।
जिसके बाद दोनों साथ में लंच करते हैं और उसके बाद रैंक वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिस लीन का तो बुरी तरह से दिल टूट गया था, बहुत जोरों से रो रही होती है। लेकिन युआन वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसे देखकर मिस लीन कहती है तुम फिर से मेरे पीछे पहुँच गए। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है तो युआन उसको शांत कराता है और कहता है कि आप जहाँ जानना चाहती हैं मैं आपके साथ चलूंगा। उसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं जहाँ मिस ली ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो इसलिए वो रैंक के सीक्रेट के बारे में युआन को बता देती हैं। और वहीं उनके पीछे एक रिपोर्टर भी बैठा हुआ होता है जो कि उनकी सारी बातें सुन लेता है और उससे जबरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। लेकिन युआन उसे यहाँ से मारकर भगा देता है और मिस लीन को वहाँ से रूम में ले जाता है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मिस लीन को होश ही नहीं होता है और इसलिए वो सिंगिंग करने लग जाती है। उनकी सिंगिंग इतनी ज्यादा बुरी थी कि युआन उससे माइक ही छीन लेता है, जहाँ वो जबरदस्ती उसे भी ड्रिंक करवा देती है। दोनों ही बहुत ज्यादा उटपटांग हरकतें कर रहे होते हैं, जहाँ पर अचानक से युआन मिस लीन को किस कर लेता है और जब उन्हें होश आता है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू भी पाउट बना कर अपनी फोटोज रैंक को भेज रही थी, जहाँ पर तभी डैड पहुंच जाते हैं। उनको डाउट होता है और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। योंगरू भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन जाने से पहले डैड उसको बोलकर जाते हैं कि वो लड़का भले ही कोई भी हो लेकिन रैंक नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे योंगरू रैंक को कॉल करके कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। रैंक भी ये बोलकर फोन काट देता है कि ठीक है तुम्हें आराम करना चाहिए। योंगरू को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि रैंक ने उसे सही से बात नहीं की थी। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। जैसे योंगरू देखती है तो वहाँ बाहर कोई और नहीं बल्कि रैंक होता है, जो कि उससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है तो मुझे तो यहाँ पर होना ही था। वो उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आया था। लेकिन तभी वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं और योंगरू रैंक को छुपा देती है, जिसके बाद मौका पाते ही वो रैंक को वहाँ से भगा रही होती है। लेकिन डैड उन दोनों को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपने सामने लेकर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और जैसे ही वो मेडिसिन चेक करते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि रैंक तुमने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। दरअसल हुआ ये था कि जब रैंक योंगरू के लिए मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया था तो उसने वहाँ पे कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप प्लीज मुझे दवा दे दीजिए। सारे सिम्टम्स सुनने के बाद उन्हें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसलिए उन्होंने रैंक को प्रेगनेंसी वाली दवाई पकड़ा दी थी, जिससे कि यहाँ पर तो हंगामा ही हो जाता है और डैड को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उल्टा वो तो रैंक को ही डांटने लग जाते हैं। जहाँ योंगरू उनको समझाते हुए कहती है कि डैड मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ये मेडिसिन सही नहीं है बल्कि ये मेडिसिन तो गलत आ गई है। फाइनली डैड की जान में जान आती है, वो थोड़ा शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो अभी भी योंगरू से नाराज थे क्योंकि वो रैंक को डेट कर रही थी और इस बारे में उसने डैड से झूठ बोला था। वो भी डैड को सॉरी करती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये बात मैं आपको बताने वाली थी लेकिन आप रैंक को पसंद नहीं करते तो इसलिए ये बताते हुए मुझे आपसे डर लग रहा था। डैड भी अपनी बेटे की खुशी के लिए उन दोनों के रिश्ते को मान जाते हैं, लेकिन वो रैंक को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही प्यार से पालकर बड़ा किया है। जहाँ रैंक भी उनसे वादा करते हुए कहता है कि डैड आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिस ली ऑफिस में पहुंचती है तो युआन वहीं पे खड़ा होता है और वो बार बार उसे इग्नोर मार रही होती है, लेकिन युआन भी बार बार उसके सामने जा रहा होता है और मिस ली को भी रात में हुई उस किस के बारे में याद आने लग जाता है और वो युआन को कहती है कि जो कुछ भी कल हुआ है उसके बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। युआन भी हंसता है और कहता है कि मुझे क्या नहीं बताना कि आपने रैंक को प्रपोज किया है या आपकी सिंगिंग बहुत ज्यादा खराब है या फिर हमने जो कल वो किस की थी। वो कहती है कि जो कुछ भी हो उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। वहीं दूसरी तरफ योंगरू के डैड योंगरू और रैंक को ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अच्छे से डेटिंग करना और मैं अपने घर जा रहा हूँ। जिसके बाद योंगरू और रैंक का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, दोनों काफी खुश होते हैं और आपस में किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस लीन अपने स्टाफ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि जिस क्लाइंट के साथ उनको इंटरव्यू करना था उसने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया था और वो अब्रॉड चला गया था। मिस लीन को इतना सैड देखकर युआन से रहा नहीं जाता है और वो उसके स्टूडियो में रैंक को ले आता है ताकि वो उसके साथ में इंटरव्यू कर सके। रैंक को वहाँ पर देखकर मिस लीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है मैंने तो हमेशा ही तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना चाहा लेकिन तुमने हमेशा मना कर दिया। रैंक भी फिर कहता है कि ये सब कुछ युआन की वजह से ही हुआ है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसलिए उसके कहने पर मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। वहीं फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युआन ने रैंक से रिक्वेस्ट की थी कि वो मिस लीन को बिल्कुल भी ना बताएं कि युआन योंगरू का भाई है। जिसके बाद फोटो सेशन स्टार्ट होता है और युआन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पर रैंक को ये न्यूज मिलती है कि उसका सीक्रेट वायरल हो गया है। युआन सबको बताता है कि ये जरूर उस रिपोर्टर का ही काम होगा जो कि हमें बार में मिला था और फिर वो सारी सच्चाई रैंक को बता देता है।
मिसलिन भी रैंक से सॉरी करते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा सीक्रेट आउट हो गया है। लेकिन रैंक कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो तुम सॉरी मत बोलो। साथ ही वो कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें अभी इंटरव्यू देने ही वाला हूँ, जिसमें हम सबको बता देंगे कि ये सिर्फ एक अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू ने भी ये न्यूज देख ली थी। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो यहाँ वहाँ हर जगह रैंक को ढूंढ रही होती है। वो उसके ऑफिस भी जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो उसके घर पर जाकर ही सो जाती है और जब रैंक वहाँ पर शाम को आता है तो वो उसे सॉरी करते हुए कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं कर पाई, तो मुझे माफ करना। लेकिन रैंक कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें पहले डिनर करना होगा। युआन अपने ऑफिस में सोया हुआ होता है और सुबह उसका फोन बजता है। फोन पिक करने के बाद जैसे वो बात लेकर बाहर आता है तो सब उसे ऐसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में ऐसे ही घूम रहा था। मिसलिन के पूछने पर वो उनसे झूठ बोल देता है कि मेरे मकान मालिक ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वे अपनी ऑफिस में बैठ के रैंक के इंटरव्यू वाला वीडियो देख रहे होते हैं। म्यू उसके पास आकर अपने बर्थडे का इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। मिस्टर वे उसे चाय देता है और वहाँ से चला जाता है और म्यू भी उसके पीछे पीछे जाती है। सीन शिफ्ट होता है। म्यू और वे एक पेंटिंग के एग्जीबिशन में आए हुए होते हैं, जहाँ रैंक और योंगरू पहले से ही मौजूद होते हैं। दोनों राइवल्स एक बार फिर से आमने सामने थे और पेंटिंग को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उस पेंटिंग के बारे में बता रहे होते हैं। साथ ही रैंक ये भी बोल देता है कि वो गोल्डन स्कल्पचर अवार्ड में इस बार मिस्टर वे को जरूर हरा देगा। दोनों फिर एक दूसरे को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है डेटिंग के मामले में। जहां गेम खेलते हुए मिस्टर वे एक बार फिर से रैंक से हार जाता है और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन म्यू से समझाती है कि तुम और रैंक दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग अलग है। जो चीज तुम्हारे अंदर अच्छी है जरूरी नहीं है कि वो चीजें रैंक के अंदर भी अच्छी हो, और इसलिए तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और म्यू फिर उसे देखकर अपने बचपन की बात याद करने लग जाती है, जहाँ मिस्टर वे हमेशा उसे बुली करने वाले बच्चों से बचाया करता था। वहीं दूसरी तरफ मिसलिन युआन को अपने खाली पड़े घर में ले जाती है, लेकिन युआन कहता है कि मेरे पास इस घर का रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है। जहां मिसलिन कहती है कि उसकी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ घर को अच्छे से साफ सुथरा रखना। वहीं मिस्टर वे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि मैं अवार्ड के लिए कार्ड एग्जीबिशन में गया हुआ था ताकि मैं वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन ले सकूं। लेकिन उसकी मॉम ने उसके पीछे जासूस लगाए हुए होते हैं। ये बात जानकर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। साथ ही मॉम कहती है कि इस बार कुछ भी हो तुम्हें ये अवार्ड रैंक से हर हाल में जीतना ही होगा। मिस्टर वी मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो दोनों अलग अलग इंसान हैं। जो म्यू ने उससे कहा था वो भी उस टाइम पे वही सब कह रहा होता है अपनी मॉम से, लेकिन उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि उल्टा कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम रैंक को पीछे छोड़ दो और उसे जीतने मत दो। वहीं दूसरी तरफ शो और रैंक अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर म्यू की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम लू है वो उनसे मिलने के लिए आती है और उसे देखकर शो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर लू रैंक को अपने फादर मिस्टर लैंग से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो सिटी के बहुत ही बड़े स्टोन कलेक्टर हैं। नेक्स्ट डे रैंक योंगरू को भी अपने साथ में मिस्टर लैंग से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर लू उनका बाहर खड़े होकर वेट कर रही होती है और जैसे ही वो योंगरू को देखती है वो उससे पूछती है कि तुमने क्या स्टडी की है और तुम्हारी जॉब क्या है। लेकिन रैंक उनको टालकर फिर उन्हें अंदर ले जाता है, जहाँ वो मिस्टर लैंग से मिलता है। मिस्टर लैंग ने अपने घर पर बहुत ही अलग अलग जगह से और अलग अलग तरीके के स्टोन रखे हुए होते हैं, जिसमें से रैंक को एक पत्थर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो फेरी की मूर्ति बनाने के लिए मिस्टर लैंग से उस पत्थर को खरीदने के लिए कहता है। मिस्टर लैंग कहते हैं कि ये पत्थर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और मैं इसे बेच नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें ये स्टोन चाहिए तो तुमको एक काम करना होगा और ये सारे पत्थर उठाकर गार्डन में रखने होंगे, और वो भी अकेले। रैंक भी रेडी हो जाता है, वो सारे पत्थर उठाकर गार्डन में रखने लग जाता है। वही मौका पाते ही लू भी योंगरू के पास आ जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ योंगरू भी उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। योंगरू की सच्चाई जानने के बाद लू उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और साथ ही कहती है कि एक ऑर्डिनरी लड़की रैंक को कैसे पसंद आ सकती है। लू कहती है कि म्यू के साथ साथ वो रैंक के भी काफी अच्छी दोस्त हैं और वो यहाँ पर ये जताने की कोशिश कर रही थी योंगरू को कि वो रैंक के काफी करीब है और वो उसके धीरे धीरे पास जाने के बहाने भी ढूंढ रही थी, जो बात योंगरू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सारा काम हो जाने के बाद लू योंगरू और रैंक को नेक्स्ट डे खाने के लिए इन्वाइट करती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वे की मॉम योंगरू की फोटो देख रही होती है और वो किसी को कॉल करके योंगरू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहती है।
नेक्स्ट डे योंगरू और रैंग लू के साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहां लू एक बार फिर से योंगरू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है और रैंग के साथ में बड़ी बड़ी बातें करते हुए ये दिखा रही होती है कि वो रैंग के कितना ज्यादा क्लोज है। क्योंकि सच तो ये है कि लू रैंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और इसलिए वो योंगरू के साथ में ये सब कुछ कर रही होती है। योंगरू जब वॉशरूम में होती है तो वहाँ वो उससे कहती है कि रैंग एक आर्टिस्ट है और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि उसे तुम्हारे जैसी ऑर्डिनरी लड़की कैसे पसंद आ गई। ये बात सुनने के बाद योंगरू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जैसे फिर उनका लंच फिनिश होता है तो लू रैंग और योंगरू को अपने एग्जीबिशन में आने के लिए भी इनवाइट कर देती है। योंगरू काफी ज्यादा परेशान थी और उसके दिमाग में बस लू की बातें ही घूम रही थी, जहाँ रैंग आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। वो कहती है कि मैं एक बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, जहाँ रैंग उसे ये बोलकर किस करने लगता है कि तुम बस हमेशा मेरे साथ रहो। नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग एग्जीबिशन में जाते हैं तो लू रैंग का बहुत अच्छे से वेलकम करती है, वो उसे हक करती है और बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। रैंग भी काफी खुश था। योंगरू को काफी जेलसी फील होने लग जाती है, उसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो हेक्सी के साथ में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। क्योंकि वो रैंग से काफी ज्यादा गुस्सा थी, वो लू से चिपक जो रहा था। हेक्सी को एक कॉल आती है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए वो अपने एक फ्रेंड को योंगरू का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ युआन जब नहाकर बाहर आता है तो वो मिस लिन को कॉल करके बोलता है कि लाइट अचानक से चली गई है और पानी भी नहीं आ रहा है कि तभी उसका फोन भी कट जाता है और मिस लिन भी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं योंगरू भी रुक नहीं रही थी, वो बस पिए जा रही थी, जहाँ बॉबिन उसके पास आकर बैठता है, उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे पीने से रोकने की कोशिश करता है। जहाँ पर तभी रैंग की कॉल आती है और योंगरू उसे नशे में बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे नाराज हूँ, और ये कहके वो फोन काट देती है। योंगरू को इस हाल में देखकर बॉबिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जैसे ही मिस लिन घर पहुंचती है तो काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो किसी चीज से टकरा जाती है, उसके पैर में भी चोट लग जाती है, जिसके बाद वो घर की सबसे पहले लाइट ठीक करवाती है। फिर युआन उसकी चोट पर पट्टी करता है और उसे खाना खाकर जाने के लिए बोलता है और उसके लिए टेस्टी खाना बनाने लगता है। वहीं बॉबिन ने भी अब योंगरू को घर छोड़ दिया था, जहाँ रैंग भी पहुंच जाता है और उसे उठाकर रूम में सुला देता है। नेक्स्ट डे जैसे ही योंगरू का नशा उतरता है वो रैंग पर गुस्सा करती है। रैंग उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अब से वो हर चीज का ध्यान रखेगा और किसी भी लड़की के आसपास नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिस लिन युआन का बना हुआ खाना खाती है, उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन युआन ये बोलकर नाटक करने लग जाता है कि उसके शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। जैसे मिस लिन उसके शोल्डर पे स्प्रे करती है वो उनके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस लिन वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे योंगरू हेक्सी से मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाती है, उसकी मॉम की तबीयत के बारे में पूछती है। हेक्सी कहती है कि उसकी मॉम तो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी उनकी शॉप का बुरा हाल हो रखा है। हेक्सी शॉप के लिए रैंग को कुछ एड्स करने के लिए योंगरू से पूछती है, लेकिन योंगरू ये कह के मना कर देती है कि अभी वो स्कल्पचर के अवार्ड के काम में बिजी है, तो हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में वो रैंग से नाराज थी और उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। जहाँ पर तभी उन्हें युआन की याद आती है और वो उसे कॉल करके बुला लेती है। मिस लिन भी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और अचानक से उन्हें भी युआन की याद आने लग जाती है और इसलिए वो उसके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी देखती है कि युआन कहीं जा रहा है, तो इसलिए मिस लिन फिर उसकी टैक्सी का पीछा करके उस जगह पे पहुंच जाती है, जहां वो योंगरू और युआन को साथ में देखकर सोचती है कि शायद इनका भी चक्कर चल रहा है, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जहाँ पर रैंग भी पहुंच जाता है और मिस लिन उससे ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल कर रखो। रैंग फिर अंदर जाकर योंगरू को लंच के लिए पूछता है, साथ ही वो युआन को ये भी बता देता है कि मिस लिन अभी बाहर थी और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। युआन फटाक से वहाँ से भागता हुआ पहले मिस लिन के घर पहुँचता है, लेकिन मिस लिन ने तो ऑफिस में खुद को बंद करके रखा हुआ था। वो फिर उनके ऑफिस आता है और वो गेट नहीं खोलती है, ना ही वो युआन के मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई कर रही होती है और वो युआन से मिलना भी नहीं चाहती थी। जिसके बाद युआन को एक प्रोफेशनल शूट के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर युआन भी अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उस शूट की प्लानर वहाँ पर फोटोग्राफर से आकर बोलती है कि उनका मेल मॉडल नहीं आ पाएगा, तो क्या वो लोग कल शूट कर सकते हैं। फोटोग्राफर ये बोल के मना कर देता है कि कल उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कोई और ऑप्शन ना होने के बाद युआन उसे कहता है कि वो उनका मेल मॉडल बन सकता है और वो लोग भी रेडी हो जाते हैं। फोटोशूट चल रही होती है कि तभी मिस लिन वहाँ पर पहुंचकर फीमेल मॉडल को युआन से दूर रहकर फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। फोटोशूट के खत्म होते ही वो युआन को अपने साथ में लेकर जाती है, जहाँ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन युआन उसे समझाते हुए शांत करते हुए बताता है कि योंगरू उसकी बहन है और साथ ही उसे कुछ प्रूफ्स भी दिखा देता है। मिस लिन को जेलसी में देखकर फिर युआन उनके करीब जाता है और उन्हें किस कर लेता है,
जिसके बाद वो दोनों घर का कुछ सामान लेकर आते हैं, घर जाते हैं और वहाँ पे मिस लीन भी युआन को किस करती हैं। दोनों साथ में पूरी रात बिताते हैं। मॉर्निंग में उसे कहीं युआन नहीं दिखाई दे रहा था तो उसे शक होने लग जाता है कि कहीं वो उसे छोड़कर भाग तो नहीं गया। फिर जैसे ही वो उठती हैं तो वहाँ पर युआन उनके लिए ब्रेकफास्ट ले आता है और ये देखकर तो मिस लीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में योंगरू, रैंग और लू सबके साथ म्यू की बर्थडे पार्टी पे पहुंचते हैं, जहां म्यू सबको अपनी बेस्ट फ्रेंड लू से मिलवाती है। रैंग भी अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए चला गया था। मौका पाते ही हेक्सी भी लू के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने टाइम से बाहर रही हो तो क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। जहाँ पर तभी शो पहुंच जाता है और वो लू से काफी खिलखिलाकर हंसते हुए बात करने लग जाता है, जो कि हेक्सी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। योंगरू उसे देखती है और वो भी उसके पीछे जाती है। वही मिस्टर वे भी म्यू के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन वो सबके सामने नहीं जा रहा था और इसलिए म्यू उससे साइड में जाकर मिलती है। वो उसे गिफ्ट देता है, जहाँ म्यू उसे एक रूम की चाबी देकर कहती है कि वो उससे वहाँ पर मिलना चाहती है। योंगरू और हेक्सी आपस में बातें कर रहे होते हैं। शो आता है, हेक्सी से बात करता है, लेकिन हेक्सी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और इसलिए योंगरू उन दोनों को आपस में बात करता छोड़कर वहाँ से रैंग को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं कुछ लड़के लू को परेशान कर रहे होते हैं तो रैंग उन सबको समझाता है और लू को बचा लेता है। शो ने भी अपने दिल की बात हेक्सी को बता दी थी, उससे हमेशा साथ रहने का वादा करता है और दोनों आपस में किस कर लेते हैं। वही मिस्टर वे म्यू के बताए हुए रूम में जाते हैं, जहां म्यू ने बहुत ही खूबसूरती से मिस्टर वे और अपनी सारी फोटोज लगा के रखी थी। काफी सुंदर डेकोरेशन उसने करके रखी हुई थी, जहां वो अपने प्यार का इजहार करते हुए मिस्टर वे के करीब जा रही होती है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुझसे दूर रहो और वहां से ये बोलकर चले जाते हैं। योंगरू रैंग को ढूंढ रही थी कि तभी वो लू को देखती है, जो वहाँ से रोते हुए जा रही थी। वो उस रूम में जाती है तो वहाँ वो रैंग को पाती है। रैंग अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर निकल रहा था। योंगरू उसे पूछती है कि तुम्हारी जैकेट तो यहाँ पे रखी है, तो फिर तुम कपड़े क्यों चेंज कर रहे हो। योंगरू को लगता है कि रैंग उसे धोखा दे रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है, जहाँ वो उस पे गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। रैंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। योंगरू पूल के किनारे चल रही होती है कि तभी उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है। वो पानी में गिर जाती है, बट रैंग आकर उसे बचा लेता है। साथ ही लू क्यों रो रही थी इस बारे में भी वो उसे सब कुछ बता देता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लू इसलिए रो रही थी क्योंकि रैंग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। लू ने रैंग को अपने दिल की बात भी बताई थी, लेकिन रैंग ने मना कर दिया था, ये बोलते हुए कि वो सिर्फ और सिर्फ योंगरू को प्यार करता है और उसी के साथ में रहेगा। नेक्स्ट सीन में फेरो स्टैचू को बहुत ध्यान से देखने के बाद योंगरू के पूछने पर रैंग उसे बताता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पूर्वजों ने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना ली। योंगरू उसे किस करते हुए कहती है कि हो सकता है कि उन्होंने फेरी को सच में डांस करते हुए देखा होगा, और ये बोलकर वहाँ से वो सीधा अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। योंगरू डैड से अपनी मॉम की डांस वीडियो मांगती है क्योंकि वो उनके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन डैड उसे ये कहते हुए मना करने लग जाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से अपनी डांस फोबिया की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। लेकिन योंगरू के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं। योंगरू जैसे वो डांस वीडियो देख रही होती है तो उसमें पीछे एकेडमी का नाम लिखा होता है, जहाँ योंगरू जाती है और वहाँ के सारे डांस रिहर्सल को देखती है। जिसके बाद वो सीधा उस डांस करने वाले आर्टिस्ट से जाकर मिलती है। वो तो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन वो आर्टिस्ट उसे पहचान लेता है क्योंकि उसका नाम गाओ था और वो बचपन में योंगरू का दोस्त हुआ करता था। योंगरू से रिक्वेस्ट करती है कि वो डांस सीखना चाहती है तो क्या वो उसे सिखा सकता है, जहाँ गाओ भी मान जाता है। और असल में योंगरू रैंक के अवार्ड के लिए ही डांस सीखना चाहती थी। रैंक भी घर पर उसका वेट कर रहा होता है और जब वो घर जाती है वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। रैंक के पूछने पर वो उसे सच नहीं बताती क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, और इसलिए वो कहती है कि मैं बस डैड से ही मिलने गई थी। योंगरू ने गांव के साथ मिलकर अपना डांस रिहर्सल शुरू कर दिया था, जहां पर स्टार्टिंग में तो वो गिर जाती है, उसे अपनी मॉम की बातें याद आने लग जाती हैं, लेकिन फिर गांव उसे संभाल लेता है। क्योंकि अवार्ड फंक्शन में बहुत ही कम दिन बचे थे तो योंगरू उसे जल्द से जल्द सिखाने के लिए कहती है, जहाँ गांव कहता है कि उसके लिए तुम्हें हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, तो योंगरू भी मान जाती है। जब योंगरू वापस घर आया करती थी वो काफी ज्यादा थकी हुई होती थी, तो रैंक के पूछने पर हमेशा यही बोलती थी कि वो वर्कआउट की वजह से काफी ज्यादा थक जाती है। और एक दिन उसे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो फिर इसलिए गांव उसे घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर रैंक उन दोनों के साथ में देख लेता है। रैंक के पूछने पर योंगरू उसे बताती है कि गांव उसके बचपन का दोस्त है। वहीं दूसरी तरफ मिस लीन सबसे पहले युआन को ऑफिस छोड़ती है, उसके बाद वो खुद जाती है ताकि लोगों को उनके रिलेशनशिप के बारे में अभी पता ना चले।
वो दोनों हमेशा ऑफिस में ऐसे दिखाते थे कि वो बस एम्प्लॉय और बॉस ही हैं। युआन अपना काम कर रहा होता है जहाँ वो तभी मिसलिन को लंच के लिए मैसेज करने लग जाता है और पास बैठे दूसरी एम्प्लॉय उसको देखकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपना काम सही से नहीं करते हो, बस लड़कियों को ही ताड़ते रहते हो। और जैसे ही मिसलिन वहाँ पर आती है तो वो सारी लेडीज युआन की उनसे शिकायत करने लग जाती हैं। लेकिन मिसलिन ये बोलकर युआन को अपने साथ में ऑफिस ले जाती है कि मुझे इसके काम में कोई कमी नजर नहीं आती और तुम लोग सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दो। वो युआन को ये कहकर डांटने लग जाते हैं कि जब ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन युआन कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं खुद को संभाल सकता हूँ और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं रैंग योंगरू से मिलने के लिए हेक्सी की शॉप पर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि योंगरू तो काफी टाइम से वहाँ पर आ ही नहीं रही है। जिसके बाद वो शो को कॉल करता है और दोनों मिलकर फिर योंगरू को ढूंढने लग जाते हैं और उसके प्रैक्टिस वाले प्लेस पर पहुँच जाते हैं जहाँ योंगरू बस गिरने वाली होती है, लेकिन गाओ उसे संभाल लेता है। ये देखकर तो रैंग को काफी गुस्सा आता है, वो सीधा वहाँ पर अंदर पहुँच जाता है। योंगरू भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। यहाँ आने का कारण पूछते हुए उसे गांव से मिलवा देती है। रैंग को लग रहा था कि गांव योंगरू के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो उसे बहुत ही रूडली बात करता है। लेकिन योंगरू के ये बताने पर कि वो डांस सिर्फ इसलिए सीख रही है ताकि रैंग फेरी की पेंटिंग बहुत खूबसूरती के साथ बना सके, रैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गांव से माफी भी मांगता है। वहीं मिसलिन एक रेस्टोरेंट में बैठकर युआन का वेट कर रही होती है। युआन उसके लिए बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स लेकर आता है और जैसे ही मिसलिन उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लग जाती है, पहले तो युआन लेने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन मिसलिन के इंसिस्ट करने पर वो ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी कोई फोटो क्लिक कर लेता है। वहीं रैंग योंगरू की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ डांस करता है और फिर जब योंगरू अकेली स्टेज पर डांस कर रही थी तो उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसके साथ में डांस कर रही है, जहाँ वो खूबसूरती के साथ बहुत सुंदर परफॉर्म करती है और बिल्कुल भी बेहोश नहीं होती है। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश थी। योंगरू ने रैंग को हक कर लिया था और ये सब बॉबिन भी दूर से खड़ा हुआ देख रहा था, जो कि योंगरू को ऐसे खुश देखकर भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद जब योंगरू प्रैक्टिस कर रही होती है कि वहाँ पर कोई आदमी गांव के पास आकर उसे धमकाते हुए वहाँ का किराया मांगने लग जाता है, जहाँ योंगरू के पूछने पर गांव उसे बताता है कि हमारा डांस ग्रुप बहुत ज्यादा पुराना हो गया है और लोग भी इसे अब कम देखने के लिए आते हैं, जिस कारण से हमारे पास इस जगह का रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है। योंगरू ये कहते हुए उसे हौसला दिलाने लग जाती है कि हम कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। जहाँ उनकी ये सारी बातें पीछे खड़ा होकर रैंग भी सुन रहा था। गांव को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे एक इन्वेस्टर मिल गया है जो कि उनके डांस परफॉर्मेंस पे इन्वेस्ट करने वाला है। और ये बात सुन के तो योंगरू और उसकी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात के टाइम में दोनों इन्वेस्टर का वेट कर रहे होती हैं, जहाँ पर तभी एंट्री होती है हमारी हीरो रैंग की और ये देखकर तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि रैंग ही है। वहीं दूसरी तरफ मिसलिन मीटिंग में होती है, जहां पर मिसलिन और युआन की वो फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जो कि ऑफिस के सारे लोग देखकर उनके बारे में बात करने लग जाते हैं। और जैसे मिसलिन को ये बात पता चलती है तो वो उनके फोन में से एक फोटो को निकालकर अपने वॉलपेपर पे ही लगा देती है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो युआन को बाहर लेकर जाती है और उससे कहती है कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना चाहिए। वहीं एक टीवी चैनल म्यू का इंटरव्यू ले रही होती है, जहां म्यू गांव के डांस की काफी ज्यादा तारीफ करती है और उसके बारे में सबको बताती है। मिसलिन भी गांव का इंटरव्यू ले रही होती है अपनी मैगजीन के लिए, जहां युआन सबके लिए खाना लेकर आता है। सब खाना खाते हैं और सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। योंगरू भी अपने भाई युआन को मिसलिन के साथ में देख लेती है और उसके बारे में उनसे पूछती है, जहाँ मिसलिन योंगरू को बताते हुए कहती है कि यह वो युआन की गर्लफ्रेंड है। ये बात जानने के बाद तो योंगरू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर तभी रैंग पहुँच जाता है। युआन रैंग से कहता है कि आपकी तो स्कल्पचर की कंपनी है, तो फिर आप डांस में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। जहाँ रैंग बताता है कि ये सब करना उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी अब तो योंगरू ने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया है। ये जानने के बाद तो युआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर योंगरू उसे भी अपना डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए वहीं पर रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वे की मॉम फिर से कोई नया कांड करने की सोच रही होती है, जिसमें उसका सेक्रेटरी भी शामिल होता है। मिस्टर वे भी वहां पर आता है और मॉम को वार्न करते हुए बोलता है कि अगर इस बार गलत हुआ तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा।
यंगरू का डांस स्टार्ट हो जाता है। बहुत खूबसूरती के साथ वो परफॉर्म कर रही होती है। सब लोग बैठकर उसका डांस देख रहे होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर वे की मॉम का भेजा हुआ आदमी वहाँ पर आता है, जो कि यंगरू के ऊपर लाइट्स गिरा देता है। लेकिन रैंक को ये सब कुछ पता चल जाता है। वो सीधा स्टेज पर जाकर कूद जाता है, जिसमें कि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और यंगरू को वो बचा लेता है। रैंक को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और यंगरू बहुत ज्यादा दुखी होती है। डॉक्टर का कहना था कि रैंक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे होश कब आएगा ये बताना मुश्किल है। दादाजी ने भी शो को इस बात का पता लगाने के लिए भेज दिया था कि इन सब का दुश्मन कौन है। वही मिस्टर वे भी जब ऑफिस में था तो उसे रैंक के हॉस्पिटल पहुंचने वाली बात का पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसकी मॉम का ही किया धरा है। मिस्टर वे अपनी मॉम का वही इंतजार कर रहा होता है। जैसे मॉम वहाँ पर आती है तो वो रैंक के बारे में पूछता है, जहाँ मॉम साफ साफ इनकार करते हुए बोल रही होती है कि उन्होंने रैंक पर हमला नहीं करवाया है। लेकिन वे तो जानता ही था कि ये सब कुछ मॉम ने ही किया है। साथ ही वो कहता है कि अगर रैंक को होश नहीं आया तो वो भी अवार्ड में हिस्सा नहीं लेगा। जहाँ फाइनली मॉम अपना सारा गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि तुम्हें तो अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। लेकिन मिस्टर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपको सिर्फ अपनी और अपनी कंपनी की ही पड़ी है और आप तो मुझसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करती, क्योंकि आपको मेरी खुशियों की चिंता कभी थी नहीं। ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानती थी कि बचपन से ही रैंक से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाया और आपने हमारे बीच में दरार डाल दी और सिर्फ आपकी वजह से ही मुझे म्यू का दिल बार बार तोड़ना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है, यंगरू को दिखाया जाता है जो कि रैंक का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और हेक्सी और शो भी उसके लिए खाना लेकर आते हैं, जहाँ पर अचानक से यंगरू बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ जाता है और दादाजी उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। वहीं बॉबिन को भी मिस्टर वेंगे से ये पता चलता है कि रैंक अभी हॉस्पिटल में है, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन यंगरू तो उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रही होती है। बहुत दिनों तक रैंक की देखभाल करने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा था और यंगरू यहाँ पर काफी परेशान थे। फिर जब एक दिन वो हेक्सी के साथ में खाना खा रही होती है तो दो नर्स रैंक के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि उस इंसान को होश आ गया है। यंगरू भागते हुए जाती है और रैंक को वो अपने गले से लगा लेती है, लेकिन रैंक की याददाश्त यहाँ पर जा चुकी थी और उसे पिछले 5 साल का कुछ भी याद नहीं था, तो इसलिए वो दादाजी और शो को तो पहचान लेता है, लेकिन वो यंगरू और हेक्सी को नहीं पहचान पाता। यंगरू तो काफी ज्यादा सैड हो गई थी, लेकिन हेक्सी ने समझाया कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और रैंक को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जहां दादाजी भी उसकी हेल्प के लिए रेडी थे। रैंक हॉस्टल से डिस्चार्ज हो चुका था और यंगरू भी दोबारा से उसकी ड्राइवर बन जाती है। वो फिर से वही सारी चीजें कर रही होती है जो उसके और रैंक के बीच में हुई थी, लेकिन रैंक को तो यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। रैंक के रूम में जाकर वो अपने बालों को भी खोल लेती है, लेकिन रैंक को तो फिर भी कुछ याद नहीं आता और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने बालों को बांध लेना चाहिए। जहाँ पर शो यंगरू को समझाते हुए कहता है कि रैंक को अभी याददाश्त आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। साथ ही वो रैंक को आने वाले अवार्ड के बारे में भी सब कुछ बता देता है। वहीं दादाजी भी मिस्टर वे की मॉम को बुलाते हैं और उन्हें वो सारी फोटोज दिखाते हैं जो कांड उसने रैंक की फैमिली के साथ किए थे। वे की मॉम अपने सारे गुनाहों को मानते हुए दादाजी से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब कुछ उसने किया है और इसमें उसके बेटे की कोई भी गलती नहीं है, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर तभी मिस्टर वे आ जाता है जो कि दादाजी से अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगता है और दादाजी भी उसे माफ कर देते हैं। यंगरू रैंक को से स्कल्पचर हाउस लेकर जाती है, जहाँ वो मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ फिर से कांपने लग जाते हैं और वो नहीं बना पाता। शो को कॉल करने के बाद रैंक को फिर अपने एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से वो अभी मूर्तियाँ नहीं बना पाता है। शो फिर उससे यंगरू की हेल्प मांगने के लिए कहता है और यंगरू बाहर बॉबिन से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रैंक आ जाता है और बॉबिन उससे इसका हालचाल पूछता है, लेकिन वो तो बॉबिन को भी नहीं पहचान पा रहा था। यंगरू भी फिर अंदर आकर उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में बताती है और वो खुद फेरी के पोज में खड़ी हो जाती है। रैंक उसे देखकर मूर्ति बना रहा होता है। काफी रात हो जाती है और यंगरू वहीं टेबल पे सो गई थी और रैंक ने भी उससे फिर अपना कोट उतार कर उड़ा दिया था, जहाँ पर तभी यंगरू रैंक को हक कर लेती है, लेकिन रैंक उसे अपने से दूर हटा देता है। वहीं मिस्टर वे अपनी मॉम की सारी गलतियों पे बैठ के पछतावा कर रहा होता है, जहाँ पर म्यू आती है और उससे कहती है कि इन सब में तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी, तो तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जहाँ मिस्टर वे म्यू को गले से लगा लेता है और बहुत जोर जोर से रोता है।
मॉर्निंग में जैसे ही योंगरू और रैंक वहाँ से ऑफिस से बाहर आते हैं, जहाँ पर बॉबिन उनका बाहर ही वेट कर रहा होता है, जहाँ वो रैंक को अपने बारे में सब कुछ बताता है और फिर उसे खाने पर ले जाता है, जहाँ तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। बॉबिन फिर योंगरू को अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए बोलता है कि बॉबिन के पूर्वजों ने ही रैंक की फैमिली को फेरी की पेंटिंग दी थी और उस इंसान को ढूंढकर उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। वो रैंक के चेस्ट पर एक बर्थ मार्क की भी बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से रैंक को जब जब योंगरू खतरे में होती है तो उसे पता चल जाता था, लेकिन अब वो बर्थ मार्क वहाँ से गायब हो चुका था और इसलिए अब उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। योंगरू फिर सीधा जाकर डॉक्टर रान से मिलती है और रैंक के बारे में उसे सब कुछ बता देती है, जहाँ डॉक्टर कहती है कि रैंक ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सारे खतरे भी उठाने पड़ सकते हैं, और योंगरू मान जाती है। योंगरू फिर पौधे रखने के बहाने रैंक के ऑफिस में आती है, जहाँ पर उसका वो बर्थ मार्क चेक कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था, तो इसलिए वो काफी सैड हो जाती है और माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। रैंक शो से पूछता है कि योंगरू को उसके बर्थ मार्क के बारे में कैसे पता हो सकता है, तो शो से कहता है कि आप दोनों करीब थे, तो हो सकता है कि इसलिए वो ये सब कुछ आपके बारे में जानती हो। जैसे ही रैंक घर आता है, वहाँ पे योंगरू पहले से होती है, जो कि उसे बताती है कि अब वो उसके साथ ही उसके घर में रहने वाली है, उसकी असिस्टेंट बनकर, जहाँ पर रैंक उसे रुकने के लिए मना करता है, लेकिन योंगरू उसकी बात नहीं मानती है। वो रैंक के लिए खाना भी बनाने के लिए जाती हैं, जहाँ पे वो अपनी उंगली को काट कर जोर से चिल्लाती हैं और रैंक आकर उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही योंगरू उसे दलिया खाने को देती है तो उसे कुछ याद आने लग जाता है, लेकिन वो योंगरू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो बाथटब में जाकर अपनी सांसें रोककर लेट जाती है, लेकिन इससे भी रैंक को कुछ भी याद नहीं आता, ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सीन में शो योंगरू को होटल वाला आइडिया देता है, जब योंगरू ने मिस्टर वैंग से रैंक को बचाया था, जहाँ योंगरू रैंक को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है, साथ ही वो उसे किस भी कर लेती है। जैसे ही वो उसे किस करती है तो उसे अब तक की सारी किसेस याद आने लग जाती हैं, लेकिन इस बात को भी रैंक योंगरू से छुपा लेता है। बॉबिन योंगरू से मिलने के लिए आता है, जहाँ योंगरू उसे बताती है कि रैंक को उसके बारे में अभी तक कुछ भी याद नहीं आया है और साथ ही उसके चेस्ट पे वो बर्थ मार्क भी नहीं है। जहाँ पर तभी रैंक आकर उससे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन योंगरू जाने से साफ मना कर देती है। बॉबिन रैंक को रोक कर कहता है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, जबकि मैं तो 5 साल से तुम्हारा असिस्टेंट था। योंगरू उन दोनों के बीच से निकलकर बाहर जाकर बैठ जाती है, जहाँ बॉबिन आकर उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, लेकिन योंगरू उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वही रैंक शो के साथ में एक बार में बैठा हुआ होता है और रैंक के पूछने पर शो से बताता है कि आपके और योंगरू के बीच में इतना ज्यादा प्यार था कि योंगरू की वजह से ही आप दोबारा मूर्ति बना पाए थे। वहाँ से निकलकर रैंक अपने स्कल्पचर ऑफिस में जाता है और योंगरू के बारे में सोचने लग जाता है। योंगरू हेक्सी के साथ में अपनी शॉप पर होती है, जहाँ बॉबिन उससे मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ में लेकर जाता है। साथ ही उसने उसे एक कार भी गिफ्ट की हुई थी, जहाँ रैंक भी उनका पीछा कर रहा होता है और ये बात योंगरू को पता थी। बॉबिन योंगरू को एक कार के शोरूम में लेकर जाता है। वो शोरूम भी उसे गिफ्ट करना चाहता था ताकि उसका मूड ठीक हो सके, लेकिन योंगरू उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। रैंक अपने स्कल्पचर हाउस में होता है, जहाँ योंगरू वहाँ पर आकर उससे पूछते हैं कि तुम सारा दिन मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, और रैंक कहता है कि मैं तो बस जानना चाहता था कि हम साथ में क्यों थे, हमारे बीच सच में प्यार था या फिर मूर्ति बनाने की वजह से हम साथ में थे। योंगरू बोलती है कि मैं भी इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। रैंक के ये कहने पर कि अवार्ड नजदीक है और मैं तुम्हारी वजह से ही दोबारा मूर्ति बना पा रहा हूँ, योंगरू समझ जाती है और वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। योंगरू बहुत ज्यादा सैड थी, जहाँ पर बॉबिन आकर उसे अपना हैंकी देते हुए एक फेरी की कहानी सुनाता है कि एक लड़का फेरी को प्यार करता था बहुत ज्यादा, लेकिन फेरी हमेशा उसे अपना दोस्त ही मानती थी। लेकिन उस लड़के का फेरी को एक तरफा प्यार करना ही इसकी पूरी जिंदगी था। और ये कहानी सुनने के बाद योंगरू का थोड़ा मूड सही हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब रैंक ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो योंगरू वहाँ पर आकर कहती है कि मैं तुम्हारी मूर्ति बनाने में हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। रैंक के ये कहने पर कि तुम जो भी चाहे वो तुम इसके बदले में मांग सकती हो। योंगरू कहती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और उसकी ये सारी बातें सुनकर रैंक भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए, और अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी इसमें हेल्प करो। ये सुनने के बाद तो योंगरू काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद योंगरू रैंक को सबसे पहले वहाँ लेकर जाती है जहाँ वो पेंटिंग से टकराकर गिरने वाली थी, लेकिन रैंक ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता, तो वो उसे उसी प्लेस पे ले जाती है जहाँ पर योंगरू ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था रैंक के साथ में। जिसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर गू फैमिली की सारी कीमती चीजें रखी हुई थी और वो फेरी की मूर्ति भी थी।
और उसका बनाया हुआ हेयर पिन भी उसे देती है, जिसे वो उसके हाथ अपने बालों में लगवा लेती है। और फिर योंगरू रैंक के साथ में डांस करती है, जहाँ उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हेक्सी और योंगरू बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर बॉबिन आता है और योंगरू को मूवी के लिए पूछता है। वो उसके साथ जा ही रही होती है कि तभी रैंक आकर उसे उसके साथ जाने से मना कर देता है, जिससे कि दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। कि तभी योंगरू बॉबिन को उसका हैंकी वापस करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ युआन मिस लिन को अपने साथ अपने ग्रेजुएशन डे पर ले गया था और उसे सेम कपड़े पहना दिए थे और पूरा कॉलेज घुमाने के बाद दोनों साथ में फोटो खींचते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंगरू इस बार फेरी वाला डांस करती है और डांस देखते टाइम रैंक को लाइट गिरने का एहसास होता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो बेहोश हो जाता है जब वो रॉक्सी से मिलता है और रॉक्सी उसे कहती है कि जीवन का एक अंत समय होता है, तो क्यों ना उनसे प्यार किया जाए जो हमारे सामने है। रैंक की जैसे ही आंखें खुलती है वो हॉस्पिटल में होता है और इस बार वो याददाश्त जाने का बहाना कर रहा होता है, जबकि उसे सब कुछ याद आ चुका था। बॉबिन वहाँ पर आता है तो उसे वो वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और योंगरू को कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और जो भी मैं बोलूंगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। और योंगरू भी मान जाती है। रैंक के कहने पर वो उसे स्कल्पचर हाउस ले जाती है, जहाँ वो मूर्ति बनाता है। मूर्तियाँ बनाते बनाते वो थक जाता है और इसलिए योंगरू से अपना हाथ दबाने के लिए कहता है और धीरे धीरे फिर अपनी पेट भी दबाने लग जाता है। लेकिन तभी डिसबैलेंस होने की वजह से योंगरू उसी के ऊपर गिर जाती है। फिर उसे ये पता चल जाता है कि इसकी मेमोरी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और अवार्ड सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैंक को सेकंड अवार्ड मिलता है और ये बात जान के उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट अवार्ड मिस्टर वे को मिल जाता है। और जैसे ही फिर उसे शो के जरिए ये पता चलता है कि इन सब में बॉबिन का हाथ है, तो वो उसके पास जाता है और इन सब का कारण उसे पूछता है। बॉबिन कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी अवार्ड नहीं जीत पाई है, तो इसलिए अब बीयू गार्डन का प्रोजेक्ट भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वो ये भी कहता है कि मेरे पूर्वजों ने तुम्हें जो फेरी की पेंटिंग दी थी वो मुझे वापस चाहिए और साथ ही मुझे योंगरू भी चाहिए, क्योंकि इस पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन रैंक कहता है जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन योंगरू मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिर्फ मेरा प्यार है और मैं ही उससे प्यार करता हूँ। जहाँ पर तभी योंगरू पहुँच जाती है और बॉबिन से कहती है कि रैंक की याददाश्त वापस आ चुकी है। रैंक भी कहता है कि जब वो बेहोश था तब उसके सपने में रॉक्सी आई थी, जिसने उससे कहा था कि जीवन का अंत समय के साथ होता है, तो क्यों ना उन्हें प्यार किया जाए जो आपके सामने है। जिसके बाद योंगरू और रैंक दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दादाजी बॉबिन को उसके पूर्वज के रूम में लेकर जाते हैं और उसे रैंक के हाथ से बनाई हुई फेरी की पेंटिंग और उसकी मूर्ति बॉबिन को दे देते हैं। लेकिन लास्ट में बॉबिन वो पेंटिंग ले जाने से मना कर देता है और उसे वहीं पर रख देता है। नेक्स्ट सीन में रैंक को वो अवार्ड वापस मिल जाता है, जहां उसने योंगरू के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ था, जिसमें हेक्सी और शो ने भी रैंक की हेल्प की थी। और वहां पर वो सबके सामने योंगरू को शादी के लिए प्रपोज करता है। योंगरू भी मान जाती है। बॉबिन ने भी अपनी कंपनी मिस्टर वेंगे के नाम कर दी थी। वो वहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो रैंक और योंगरू की शादी में जाता है। योंगरू अपने डैड के साथ मैरिज प्लेस पर पहुंच जाती है, जहां उसके पापा उसका हाथ रैंक के हाथ में देते हैं और उसे हमेशा खुश रखने के लिए बोलते हैं। मैरिज कंप्लीट होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिन्हें देखकर युआन और मिस लिन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और बॉबिन भी दूर खड़ा हुआ उनकी शादी को देख रहा होता है और वो रॉक्सी की बातों को याद कर रहा था। सो गाइस, यहीं पर इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लव स्टोरी और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट सीरीज आप कौन सी चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।